इस वीडियो में हम देखेंगे 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। जो भी 4 चैप्टर्स जो हमको बायो में आएंगे, जैसे कि पहला लाइफ प्रोसेस है, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड हेरिडिटी एंड फोर्थ हमारा आर एनवायरनमेंट। उसमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमको 4 मेन हमारी जो प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में, या फिर 4 जो अलग अलग सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, उनको देखना रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है हमको वो पढ़ना है, और साथ ही साथ इसमें हमको 4 प्रोसेसेस पढ़नी रहेंगी। जो पहली है हमारी न्यूट्रिशन, अगली है हमारी रेस्पिरेशन, और फिर है हमारा सर्कुलेशन, इसको हम कभी कभार कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, और लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, हमको ये 4 प्रोसेसेस को देखना रहेगा। पहले से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो लाइफ प्रोसेस होता क्या उसकी डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कभी कभार 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज़रूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने का, ताकि वो ज़िंदा रहे, सस्टेन यानी कि ज़िंदा रह सके और अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। तो ये जो ज़रूरी क्रियाएँ होती हैं उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मेनली इस चैप्टर में हमको देखेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो बिना किसी देरी से न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन क्या है? इसमें हम फूड को डिराइव करते हैं, यानी फूड को पहले तो हम जहाँ लेकर आते हैं, हमारे पास डिराइव करना यानी कि उसको लेकर आना, और फिर हमारी बॉडी में हमने उसको डाल लिया। समझ लो ये फूड है और हम उसको लेकर आ गए, हमारे सामने वो रखा, हमने हमारी बॉडी के अंदर डाल लिया। अब बॉडी के अंदर डालने के बाद हमारी जब बॉडी के अंदर वो फूड गया, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद अब वो फूड के साथ क्या क्या होगा और हम उसको यूटिलाइज़ करके उस फूड से एनर्जी कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी खाने का, फूड को हमारी बॉडी के अंदर डालना और उसके बाद उस फूड से हमको एनर्जी बनाना, ये कहलाता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या काय के लिए वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़। तो हमको फूड किस किस चीज़ों के लिए चाहिए रहता है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को देख लो। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। तो फूड के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स जो होते हैं, फूड जिन जिन चीज़ों से बना होता है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये मेनली जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं खाने में वो यहाँ पर लिखे हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। हमारा पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, वो किसी भी उसको आसपास के लोगों की हेल्प नहीं चाहिए होती। ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड, यहाँ पे आएगा देयर ओन फूड, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और जिस मोड से वो न्यूट्रिशन करते हैं वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये देखा जाता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के भी अंदर। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है। अब ये जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके 2 टाइप है। पहला होता है फोटो वाला, एक सेकेंड, यहाँ में लिखा ही है तो फिर मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, ये लिखा। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो, हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करा, यानी खाना खुद से बना लिया। ठीक है, तो खाना जब हम लाइट की मदद से, फोटो यानी लाइट की मदद से बनाते हैं तो वो कहलाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जब हम खाना केमिकल्स की मदद से बनाते हैं तो वो कहलाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। अब सेम टू सेम यहाँ पे वही लिख दो, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। यहाँ लाइट एनर्जी का यूटिलाइज करके हम फूड बनाते हैं, यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड बनाते हैं। ठीक है, ये देखा जाता है ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे और यूग्लिना में, और ये देखा जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। ये अगर डिफाइंस 1 मार्क की आती हैं तो हमको एज इट इज लिखना रहेगा। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसके 2 टाइप। अब आते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या, इंसान खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, वो जो है वो दूसरे लोगों से लेता है और दूसरी चीज़ों को कंज्यूम करता है। ठीक है,
जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ले लो, ह्यूमन बींग्स जो अगर वो धूप में खड़े हो जाएं तो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना नहीं बना लेंगे। तो ह्यूमन बींग्स को जो है वो फूड लगता है, वो यहाँ तो क्रॉप्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स खुद का खाना खुद मतलब उनकी बॉडी नहीं बना सकती, मतलब खुद का खाना बनाते हैं हम लोग की सब्जी आती है उसको धो के खाना बना के खाते हैं, लेकिन हमारी खुद की बॉडी खुद ही के अंदर खाना नहीं बना रही, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी खुद अपने अंदर खाना बना रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर खाना नहीं, ये डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब समझ लो सारी सब्जियां खत्म हो जाए या फिर सारे एनिमल्स भी खत्म हो जाए तो इंसान क्या खाएंगे, मतलब वो डिपेंडेंट है उस चीज़ों का, उन चीज़ों से। हाँ, फिर एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की भी खुद की बॉडी नहीं होगी, यहाँ तो एनिमल्स किसी का शिकार करते हैं या फिर ग्रास खाते हैं। अब इसके भी 3 हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या, हम बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को पहले तो अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं और फिर उस बॉडी के अंदर आप उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम जो खाना है वो पहले हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। इंजेस्टिंग यानी कि हमारा खाना को खाने को अंदर लेना, फिर फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। जो फूड है वो अंदर ही डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब भी अंदर ही होगा। तो ये किस में देखा जाता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में और एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। अब हम देखेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, लेकिन इसमें एक अलग है। हमने क्या देखा था, होलोजोइक लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन पे जो एनिमल्स जो खाना खाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, वो पूरा का पूरा फूड हमारी पहले बॉडी में डालेंगे, खुद की बॉडी में, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन ये लोग जो है ना, ये पहले जो फूड बाहर रहता है उसको अपने कुछ शरीर से एंजाइम्स निकाल कर डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर वो बाहर डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर जब डाइजेस्ट पूरा हो जाता है तो फिर एब्जॉर्ब कर लेती है उनकी बॉडी, ठीक है। समझ लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये रहा कोई ऑर्गेनिज्म, इसने पहले ये खाने को अंदर खाया, फिर उसकी बॉडी के अंदर ये खाना डाइजेस्ट हो गया। लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बाहर खाना दिखा, इसने अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम निकाले और उसको बाहर डाइजेस्ट कर दिया, फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसने अंदर ले लिया। मतलब ये करता है बाहर डाइजेशन, पर जो हमारे होलोजोइक होते हैं वो करते हैं अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन। अब समझ आ गया होगा। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। मैंने बता दिया फूड जो है वो बाहर डाइजेस्ट होता है और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, फंगई ब्रेड मोल्ड को हम बोलते हैं राइजोपस, लिखने की जरूरत नहीं फिर भी लिख दो राइजोपस, ये जेड है, राइजोपस। मशरूम, यीस्ट, ई कॉली बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमारा जो हमारा क्या कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, ये उसको खाते हैं बाहर एक्सटर्नली डाइजेस्ट करके। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का सबसे अच्छे एग्जांपल होती है हमारी की जो जुएँ होती हैं और लाइस जो बोलते हैं, जिनको लाइस CE है यहाँ पर, और हमारा लीचेस जो होती हैं जो हमारा खून चूस लेते हैं, हमने देखा है ना, वो लीच कुछ इस प्रकार की होती है, हमको चिपक जाती है हमारे स्किन के ऊपर। टेपवर्म हमारे पेट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली या तो उनकी स्किन से अटैच हो जाएंगे और उनसे खाना लेंगे, लेकिन उनको मारते नहीं हैं, वो मारेंगे नहीं। हमको अगर जुएँ हो जाएगी सर में तो हमारी वो जो सर में से ब्लड सक करके न्यूट्रिशन लेंगी विदाउट किलिंग अस। तो ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। दे ऑब्टेन फूड बाय लिविंग ऑन या फिर इनसाइड, या तो हमारी स्किन के ऊपर रहेंगे या फिर अंदर चले जाएंगे, ऊपर लेंगे। जैसे कि लाइस, स्टिक, लीचेस का कस्क्यूटा तो हमारी अमर बेल होती है, ठीक है। ये प्लांट्स वाला, ये प्लांट का पैरासाइटिक प्लांट एकलौता ऐसा प्लांट है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, जो अभी हमको 10th में पढ़ना है। वैसे तो बहुत होंगे पैरासाइटिक, लेकिन हमको 10th में कस्क्यूटा के बारे में देखना है। टेपवर्म जो होता है वो हमारी बॉडी के इनसाइड रहता है, बाकी ये सब जो है वो आउटसाइड रहते हैं, ये भी आउटसाइड। फोटोसिंथेसिस मेन, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो याद ही हो जानी चाहिए, पर फिर भी चलो देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यही हमको डिफाइन जो हम बचपन से रटते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों को यूज़ करके वो बना लेते हैं 2 चीज़ें जो है हमारी उनकी, फूड एंड ऑक्सीजन। फूड अपने पास रख लेंगे, ऑक्सीजन हमको दे देंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होता है, ग्रीन लीफ जो हमने देखी वो ऐसे। बट फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लीफ में
ग्रीन लीफ में होता है, वहीं पर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल। क्योंकि ये ये 3 कंपोनेंट तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो चौथा कंपोनेंट है ये सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में ही पाया जाता है। लेकिन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि लीफ, बट लीफ में भी एग्जैक्टली कहाँ? तो ये हमको समझना पड़ेगा लीफ के स्ट्रक्चर को देख के। समझ रहे, लीफ का एक छोटा सा ब्लॉक है, हमने उसको जूम करा, ठीक है। ये लीफ पूरी ऊपर की है, ये ऊपर का, और ये लीफ पूरा मतलब वो ज़्यादा जूम कर रहा है तो उसके नीचे का हिस्सा है। तो लीफ के ऊपर पाया जाता है क्यूटिकल की लेयर, वो वैक्सी लेयर होती है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। उसकी एक एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं स्ट्रोमेटा, जो हमको आगे पढ़ना है। बट मेनली हमारा जो क्लोरोफिल है ना वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं हमारे मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल कहाँ है? यहाँ दिख रहे हैं ना, ये होते हैं 2 टाइप के मीजोफिल, ये जो मैंने ड्रॉ करा और ये। तो ये दोनों थोड़े अलग दिख रहे हैं क्योंकि ये जो है ऐसे लॉन्ग वाले मीजोफिल को बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल, और ये जो ऐसे बिखरे हुए कहीं भी पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यही है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट। तो मीजोफिल सेल के अंदर पाया रुको स्टार्टिंग से बताता हूँ। लीफ के अंदर पाए जाते हैं मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। लीफ, मीजोफिल, क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इक्वेशन है हमारी फोटोसिंथेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेनी है इसको। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O विद द हेल्प ऑफ सन की एनर्जी, और क्लोरोफिल हमको देता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। ऑक्सीजन के आगे ये एरो लगाना मत भूलना क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट यूज़ नहीं करता, वो वहाँ पर वापस भेज देता है। अब स्टेप्स क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमारी ये लीफ है, इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ती है वैसे ही इसके अंदर का जो क्लोरोफिल होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एक्टिवेट होता है प्लांट के अंदर मिले से मॉलिक्यूल पाया जाता है ADP, उसको एक फॉस्फेट और मिलता है और वो बना लेता है अपने आप को ATP। ये ATP हमको सबको पता है क्या है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी है ऑफ द बॉडी, सॉरी। तो ATP सारे प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस यानी कि देखो, फोटो यानी लाइट, लिसिस यानी टूटना, यानी वाटर को लाइट की मदद से तोड़ना। तो जैसे लीफ के ऊपर है लाइट आएगी तो हमारा जो वाटर है ना वो टूट जाएगा, H2O टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। H2O टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, 2 समझ लेना, सब्सक्रिप्ट में है, ऊपर लिखे हुए हैं क्योंकि। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड हाइड्रोजन इज स्टोर्ड। काई के लिए स्टोर करा है भाई, क्यों? क्योंकि NADP जो है ना, NADP, ये देखो ADP और NADP ये प्लांट के पास पहले से ही होते हैं, पर जैसे उसको लाइट मिलती है ना तो एक P जो है रहता है ना वो ATP बना देता है, उसको P मिल जाता है तो वो ATP बना लेता है, और लाइट मिलती है तो पानी टूट जाता है और हाइड्रोजन जो है ना वो NADP को मिल जाती है और NADPH बन जाता है। क्योंकि ADP और NADP ये यूज़ नहीं कर सकते, ATP और NADPH ये जो है ना ये एनर्जी होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स, ठीक है। और NADP का फुल फॉर्म भी कबार पूछ लेंगे तो निकोटिनामाइड, यहाँ पे T भी आएगा, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अब क्या होगा, ये ATP और NADP, अब देखो सुबह सुबह तो बढ़िया ये प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये ना प्लांट स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि जब रात हो जाएगी, जब डार्कनेस आ जाएगी, तब यही स्टोर एनर्जी को वो फिर से यूज़ करने लगता है। ये देखो ATP और NADPH को यूज़ करा विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो हमको क्या मिल गया, वापस से ग्लूकोज मिल गया, वाटर मिल गया। लेकिन ये जो ATP है ये फिर कन्वर्ट हो गया ADP में, और NADPH फिर कन्वर्ट हो गया, सॉरी, ये हमारे NADP में, ठीक है। रात में प्लांट फिर से इन्हीं ATP और NADPH को यूज़ करके इनको ADP और NADP में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर सुबह ADP और NADP को ये अपने इसमें कन्वर्ट कर लेगा ताकि हमारे को ये रात में काम आ सके। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, दिख रहा है, देखो सुबह सुबह इनने क्या करा, जो हम इनके पास रात से जो ADP और NADP आए थे उनको ATP और NADPH बनाकर रात के लिए स्टोर कर दिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डार्क साइड दिखाया है, ठीक है। और फिर ये ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में और NADPH NADP में, ऐसे ऐसे ये चेंज चलता रहता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरा स्टैक हो, देखो अंदर से स्टार्ट करते हैं, सॉरी बाहर से, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर सर ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन,
और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर ये जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर ये अगर एक सेल की हम बात करें, एक छोटे छोटे ये जो सब्सटेंस है, तो एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड और पूरे के पूरे स्टैक को बोलेंगे ग्रेनम, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसको बोलेंगे ल्यूमेन, और जो ये अलग अलग ग्रेनम है जिन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं लेमेला, ठीक है। मेन लेबलिंग वापस बता देता हूँ, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन, थाइलाकॉइड के स्टैक को बोलेंगे ग्रेनम, और इस वाले जो ये अलग अलग ग्रेनम को कनेक्ट करती है जो चीज़ उसको बोलेंगे लेमेला, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये ना डार्क रिएक्शन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, द एसिमिलेटरी पावर इज यूज्ड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स डिफ़ॉल्ट फॉर्म। तो ये जो पावर हमने यूज़ करी थी वो यूज़ हो जाएगी और अपने डिफ़ॉल्ट यानी कि एडीपी में और एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टोमेटा पर आ जाते हैं। हमारे जो स्टोमेटा है पहले उसकी डिफाइन देख लो। स्टोमेटा टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। ऐसे दिखता है, हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी लेबलिंग देख लेना। स्टोमेटा के अंदर होता है उसका न्यूक्लियस, ये जो छोटे छोटे हमको दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर एक और वैक्यूल भी पाया जाता है, ये है हमारे गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बाहर होती है सेल वॉल। तो देखो जैसे स्टोमेटा के अंदर पानी भरा जाता है, ये जो गार्ड सेल है इनके अंदर अगर पानी भरा गया तो ये फूल जाएंगे, और जब गार्ड सेल फूल जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इससे पानी बाहर चला जाएगा, जब इनमें पानी अंदर आ जाएगा तो ये फूल जाएंगे, और जब पानी बाहर चला जाएगा तो बलून समझ ना, बलून छोटा सा है, इसमें पानी भरा गया तो ये से फूल गया, अब इससे पानी निकाल देंगे तो ये फिर पतला सा हो जाएगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। यही समझ लो, बलून लिया, इसमें पानी भरा तो ये फूल गया बढ़िया से और ये ओपन हो गया, और अगर से पानी बाहर निकाल दिया तो ये पतला सा हो गया और बंद हो गया, ठीक है। अब अच्छे से समझ आ गया होगा ड्रॉ करके। फंक्शंस देख लो। ट्रांसपिरेशन, पानी को रिमूव करता है ये। रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। ये कराता है, मेन इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और रखो एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, उल्टा होता है। रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे प्लांट्स में भी। किडनी बीन शेप्ड सेल जो होते हैं गार्ड सेल कहलाते हैं, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब कैसे कंट्रोल करते हैं, जब पानी अंदर आ जाता है गार्ड सेल के तो वो स्वेल यानी मोटे हो जाते हैं ओपन, तो पानी अंदर आ रहा है, एंडोस्मोसिस वो कहलाता है। ऑस्मोसिस यानी पानी का मूवमेंट, एंडोस्मोसिस यानी पानी का अंदर मूवमेंट। व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल्स के बाहर निकल जाता है तो वो कम बंद हो जाते हैं, मैंने ड्रॉ करा था। तो ऑस्मोसिस यानी पानी का मूवमेंट, एक्सोस्मोसिस यानी पानी का बाहर जाने वाला मूवमेंट। अब फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है, तो दियर स्टोमेटा ओनली ओपन ड्यूरिंग द नाइट, उनका जो स्टोमेटा होता है वो सिर्फ रात में ही वो खुलता है। तो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, ताकि जो अगर सुबह खुल गया दिन में ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो जितना भी पानी है वो ट्रांसपिरेशन से बाहर उड़ जाएगा। तो यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बट नो सनलाइट दे सिंथेसाइज मैलिक एसिड। अब देखो डे के टाइम पे वो स्टोमेटा नहीं खोलते ताकि नहीं तो पानी का ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, इसलिए नाइट टाइम में क्या अवेलेबल होता है उनके पास, अवेलेबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, लेकिन सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। तो सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है इसलिए इन तीनों ही प्रोसेस मतलब इन तीनों सब्सटेंसेस से वो बना लेते हैं मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड क्या करेंगे, वो स्टोर कर लेंगे पूरी रात भर। अब ये मैलिक एसिड जब बन जाएगा ना तो अगले दिन जब सनलाइट मिलेगी तो ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द डे दे कन्वर्ट दिस मैलिक एसिड इनटू ग्लूकोज। अब न्यूट्रिशन एंड अमीबा देख लेते हैं। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, बहुत छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं। ये है हमारा अमीबा, इसके अंदर का न्यूक्लियस, ये होता है उसका फूड पार्टिकल। अब ये जो फूड पार्टिकल होता है ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये अमीबा उसको पूरा कवर कर लेता है, और जैसे ये पूरी तरीके से अगर कवर कर लेगा तो वो बना लेता है फूड वैक्यूल, ठीक है। फिर क्या करेगा फूड वैक्यूल, यहाँ पर देखो फूड वैक्यूल के बाद ये उसकी अच्छे से डाइजेशन करेगा यहाँ पर, और उसका फिर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, देखो पिंक पिंक कलर से ये पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो अमीबा के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर डिफ्यूज़ होने के बाद जो पूरा अच्छे से हो गया डिफ्यूजन, और फिर उसको अमीबा यूज़ कर लेता है। अमीबा उस फूड से एनर्जी बना लेता है। फिर अगर फिर भी कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट अमीबा एक्सक्रीशन की हेल्प से मतलब एक्सक्रीट कर देता है अपनी बॉडी से बाहर।
सॉरी एक्सक्रीट नहीं, इजेशन बोलेंगे, एक्सक्रीशन अलग होगा, इजेशन अलग होगा, वो जब मैं पढ़ाऊँगा जब हम एक्सक्रीशन देखेंगे। तो पहला स्टेप इंजेशन, देखिए क्या होगा, इस तरह से इंजेशन होता है। सेकंड डाइजेशन, इस तरह से वो उसका डाइजेशन कर रहा है। थर्ड एब्जॉर्प्शन, उन्होंने देखो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। फोर्थ एसिमिलेशन, यानी कि देखो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में ये फ़र्क है, एब्जॉर्ब करना यानी कि न्यूट्रिएंट्स आ गए, एब्जॉर्ब हो गए, फिर उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाना एसिमिलेशन कहलाएगा। एंड लास्ट में फिफ्थ स्टेप में इजेशन दिख रहा है। अब न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम देख लो, रुको पहले ये थोड़ा सा थ्योरी थी, ये तो पढ़ाई नहीं। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल, ये एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल होता है। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, दिख ही रहा है, कोई शेप नहीं है उसका। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड जो है वो मूवमेंट और इनटेक ऑफ फूड में काम आता है, ठीक है। अब पैरामीशियम भी बिल्कुल सेम न्यूट्रिशन दिखाता है, बस एक डिफरेंस है, ये जो फूड है ना, अब देखो यहाँ ये जो है ना, ये जो चीज़ है वो फूड कहीं से भी ले सकता है, लेकिन पैरामीशियम में उसका ना फेस से होता है, समझ लो उसका मुंह है। ये पैरामीशियम के पास एक मुंह होता है उसका, जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, यहीं से ही फूड अंदर आ सकता है और कहीं से नहीं। और देखो ये फूड है, ये ओरल ग्रूव है, तो क्या करता है, ये फूड को पास में जाता है और इसकी बॉडी पे क्या ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सिली। तो ये जो सिली है ना, ये फूड को अंदर धक्का देते हैं ओरल ग्रूव के अंदर। ये जैसे ओरल ग्रूव के अंदर आएगा तो ये बना लेगा फूड वैक्यूल, जैसे अंदर आया ये भी बना लेता है फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल का डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद कोई चीज़ बाहर निकालनी है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो भी जिस तरह से हमारे अमीबा ने बाहर निकाला था उसी तरह से ये भी निकाला था। फ़र्क क्या है अमीबा और पैरामीशियम में, कि इसमें पाया जाता है ओरल ग्रूव एक स्पेसिफाइड एरिया से ही फूड एंटर कर सकता है। समझ लो ये है हमारा पैरामीशियम का मुँह, तो पैरामीशियम के मुँह को क्या बोलेंगे, ओरल ग्रूव, इसको अच्छे से याद रख लेना। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एंड प्रोटोजोआ। यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, यानी सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, और प्रोटोजोआ है। इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप, भाई ये दिख रहा है ना, एक फिक्स्ड शेप होता है इसके पास। एंड इट हैज़ सीलिया, सीलिया दिख रहे हैं हमको अराउंड इट, विच हेल्प इट टू मूव एंड फूड इनटेक, तो उसको चलने में और फूड इनटेक करने में हेल्प करते हैं। अब आता है हमारा फेवरेट, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह का दिखता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारे फेस से स्टार्ट होकर हमारे एनस पे ख़त्म होता है, ठीक है। हमारे फेस से शुरू होकर ये देखो जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ वही है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल के बीच में आता है हमारा प्यारा सा लीवर और हमारे पेनक्रियास, ये, और यहाँ पर थोड़े बहुत सलाइवरी ग्लैंड। तो ये 1, 2 एंड 3 ये होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसमें खाना जाता नहीं, देखो खाना कहाँ ट्रैवल करेगा, मुंह में, मुंह से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होके वो बाहर चला जाएगा। लेकिन लीवर और जो पेनक्रिया और हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, ये इसमें खाना जाता नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प जरूर करते हैं। तो जिन ऑर्गन्स में खाना जाता नहीं है लेकिन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। और एलिमेंट्री कैनाल वो जगह जहाँ पे खाना जाता भी और वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करते हैं। अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब दैट कंटेन्स ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड पासेस, यानी कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सेसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प डाइजेशन बट नो फूड पासेस थ्रू देम, वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे लेकिन फूड उससे पास नहीं होगा, यानी कि लिवर, पेनक्रिया और सलाइवरी ग्लैंड, ये 3 हैं जो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। शुरुआत करें भाई, जहाँ से खाना जाता है वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि माउथ से। तो माउथ से शुरू करते हैं। हमारा माउथ कुछ इस टाइप का दिखता है। माउथ के अंदर ये जो कैविटी कहलाती है, यहाँ लेबलिंग हुई नहीं है तो मुझे करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये है हमारे लिप्स, जैसे कि हमको दिख ही रहे, ये हमारा माउथ, ये हमारी टंग, ये हमारे नॉस्ट्रिल, ये जो अंदर हिस्सा है इसको कहते हैं हम ओरल कैविटी, ये अंदर जो नाक का वाला हिस्सा उसको बोलेंगे नेजल कैविटी, ये जो पीछे वाला इतना हिस्सा दिख रहा है, ये इतना इसको बोलेंगे हम फेरिंग्स। वाइट वाले जो चीज़ दिख रही है हमारे टीथ हैं। और कुछ बचा, हाँ, ये है हमारा हार्ड पैलेट जो नेजल कैविटी और हमारी ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। इसके पीछे ये इतना हिस्सा देखो, ये पूरा ही पैलेट है, ये हमारा नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। लेकिन इतना पैलेट हार्ड पैलेट कहलाता है और पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, क्योंकि हार्ड पैलेट के यहाँ हड्डी होती है। आप चाहो तो अपने टंग से फील करो अपने मुंह के ऊपर, आगे का इतना हिस्सा जो रहेगा ना वो हार्ड लगेगा और पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट लगेगा। अभी फील करके देख सकते हो।
बस इतनी ही लेबलिंग थी। इफेक्ट में तो और ज़्यादा लेबलिंग कर दी जितने रिक्वायर्ड से है, बट ठीक है, चलता है। माउथ से शुरू करेंगे। फूड इज़ इंजेस्टेड, फूड इज़ क्रश्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो फूड यहाँ से इंजेस्ट होता है, फिर हमारे जो दांत है उसको चबा लेते हैं। फूड इज़ वेटेड विद सलाइवा, अब फूड जो है उसको गीला करते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा टू मेक इट्स पासेज स्मूथ, ताकि उसका जो पासेज है वो स्मूथ हो जाए। फूड इज़ मिक्सड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, जब हमारी जो टंग है ना वो सलाइवा को अच्छे से मिक्स कर देती है। अब हमारा सलाइवा सिक्रीट कौन करता है? हमारा सलाइवा करता है सिक्रीट हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ऐसे तो ये पेयर में, ये जो 2 सलाइवरी ग्लैंड है ये पेयर में पाए जाते हैं, और ये तीसरा वाला सलाइवरी ग्लैंड ऐसे हमारी ज़ुबान के नीचे पाया जाता है। इन तीनों के कभी कभार नेम्स पूछ लिए जाते हैं, तो देख लो। ये है हमारा सबलिंगुअल, ये है सब मैक्सिलरी, ये है पेयर पैरोटिड। ठीक है, अब देखो आगे। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है सलाइवा बनाते हैं और अपने मुंह में अपने यानी हमारे फेस यानी माउथ के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा आया, ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड के साथ मिक्स होकर बना लेता है माल्टोस। ये जो माल्टोस है ना, ये जो हमारे फूड के अंदर के स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको 2 में ब्रेक कर देता है। ये होता है पॉलीसेकेराइड स्टार्च, पॉली यानी बहुत सारा, इनको ये कन्वर्ट कर देता है डाइसेकेराइड स्टार्च में, यानी 2 के हिस्से में तोड़ देता है। देखो यहीं लिखा होगा। और सलाइवा खाने के साथ मिक्स किससे होता है, कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ टंग। द माउथ है सलाइवरी ग्लैंड, पेयर पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। तो ये जो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, ये जो है वो प्रोटीन जो स्टार्च है उसको तोड़ देता है। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। ये जो पी है ये साइलेंट होता है, इसलिए इसको सिर्फ टाइलिन पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग के साथ टी भी है। तो आप चाहो तो पटाइलिन बोलो, ताकि एग्जाम में हम कभी भूले ना। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस, ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। अब हमको देखना है पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है? हमारी ईसोफेगस के अंदर मूवमेंट। ये देखो, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारा खाना है। ये खाना को नीचे डाउनवर्ड पुश करने के लिए हमारी जो ईसोफेगस की वॉल्स हैं, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही है। तो रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज नोन एज पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से फोटो के साथ समझ में आ गया होगा। स्टमक, अब हमारा जो सेकेंड ऑर्गन है, सेकेंड ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो है स्टमक। द स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन दैट एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स। इसके अंदर जैसे ही खाना आता है ना, ये एक्सपांड हो जाता है ताकि और खाना अंदर आ सके। देखो कितना भूखा है अपना पेट। ये जे शेप्ड ऑर्गन है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। इसकी जो वॉल्स है ना, ये इसके अंदर देखो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। जो वॉल्स ऑफ स्टमक है इसके अंदर पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं वॉल्स ऑफ स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। तो जैसे गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेंगे ना, ये गैस्ट्रिक जूस खाने के साथ मिक्स होता है, और ये जो इसकी वॉल्स है ना, ये इसको अच्छे से शेक करके एकदम मिक्स करती हैं ताकि खाने के साथ गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स हो सके। गैस्ट्रिक जूस के भी 3 कंपोनेंट है, आगे पढ़ेंगे, पर इसके पहले थ्योरी थोड़ी रीड कर लो। द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस एंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो वॉल ऑफ स्टमक में पाए जाते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन, पेप्सिन को कंटेन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमको पता है ये, और म्यूकस को देखा, और म्यूकस को कंटेन करता है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 मेन चीज़ें पाई जाती है, पहला पेप्सिन, सेकेंड HCl और तीसरा म्यूकस। अब तीनों के फंक्शन देख लो। पेप्सिन क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब एसिडिक मीडियम इसको मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम के कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड है तो वो जैसे सीक्रेट होता है पूरा मीडियम कैसा कर देता है? एसिडिक। तो जैसे मीडियम एसिडिक होता है वैसे पेप्सिन जो है ना वो सारे प्रोटीन को ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन काम कर सके हमारा, और जो है ना
फूड को डिसइंफेक्ट करता है, यानी कि जितने भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल भी कर देता है। म्यूकस जो ल्यूब्रिकेट करता है फूड को, यानी फूड को चिकना बनाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ईजिली फ्लो कर सके। अगर रफ फूड रहेगा तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में फंस जाएगा। और ये जो है ना हमारी जो लाइनिंग और स्टमक है ना, यहाँ पर बैठ जाता है, ताकि ये जो है ना हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो म्यूकस जो रहता है वो हमारी स्टमक की वॉल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। आगे देखते हैं लिवर। ये जो लिवर है वो हमारे पेट के साइड में पाया जाता है। और लिवर क्या करता है, मेनली हमारा बाइल जूस बनाता है। लीवर का जो बाइल जूस है, ये पूरा लीवर समझ लो बाइल जूस बना रहा है अच्छे से। और ये लीवर का बाइल जूस जो है ना, ये हिपेटिक डक्ट, इसको देखो ये होता है हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा राइट लिवर लोब, ये है लेफ्ट लिवर लोब। तो राइट लिवर लोब के पास होती है राइट हेपेटिक डक्ट और ये होती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों कनेक्टेड होती हैं, बनती है कॉमन डक्ट, और ये होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ना वो कनेक्ट होता है पेनक्रिएटिक डक्ट से और बना लेते हैं ये लोग कॉमन डक्ट और अपने सिक्रीशन रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ नहीं आएगा, फिर से बता देता हूँ। ये है हमारा राइट लोब, ये हमारा लेफ्ट लोब, ये है राइट हिपेटिक डक्ट, ये है हमारा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये है गॉल ब्लैडर। तो देखो पूरा पेनक्रिया ने अपना बाइल जूस बनाया और फिर ये दोनों डक्ट की मदद से उसको गॉल ब्लैडर में अच्छे से इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और पेनक्रिया क्या, पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा और फिर अपना जो है उसको पेनक्रियाटिक डक्ट, ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, इसके द्वारा भेजेगा आगे। ये जहाँ पर हमारे आज गॉल लिवर की डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, इस वाले डक्ट को बोलते हैं कॉमन डक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिवर की डक्ट मिल रही है और पेनक्रिया की डक्ट मिल रही है, तो ये वाली डक्ट कहलाती है कॉमन डक्ट। और जितना भी सिक्रीशन जो लीवर ने बनाया है ऊपर से, यहाँ पर सिक्रीशन लीवर ने और जो भी पेनक्रिया ने जो सिक्रीशन बनाया है वो रिलीज हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप अब ये समझ आ गया होगा। यहाँ लिखा है इट सिक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस जो वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल जूस करता क्या है, ये फूड को एल्कलाइन बनाता है। हमारे पेट से जो खाना आया वो एसिडिक था क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको एसिडिक बनाया आई एम सॉरी, उसको एसिडिक बना दिया। तो बाइल जूस जो है ना उस खाने को बेसिक बनाता है। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम आता है। तो बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, ये उनको क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई की प्रोसेस में क्या होता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स को कहलाता है इमल्सिफिकेशन। फिर आता है हमारा पेनक्रिया। पेनक्रिया क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 3 चीज़ें पाई जाती है। पहली है ट्रिप्सिन, सेकंड है लाइपेज, तीसरा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ट्रिप्सिन मेनली तो हमारा क्या कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड के साथ साथ प्रोटीन लिख लो, ये हमारे प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। फिर हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स का, जो हमारे इमल्सीफाई करके जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस है ना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और इसको भी कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है हमारा लाइपेज। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब सोचो अमाइलेज तो सुना सुना लग रहा है, ऊपर ही पढ़कर आए कि सलाइवरी अमाइलेज होता है काम। तो अमाइलेज क्या करता था, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता था। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ही हेल्प करेगा। स्टार्च का है वो कार्बोहाइड्रेट एक ही होता है। ग्लूकोज भी, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को जब असिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमको अब देखना है हमको। इट सिक्रीट्स इंटेस्टिनल जूस एंड परफॉर्म फाइनल डाइजेशन। अब देखो हमारे खाने में कितनी बार सिक्रीशन हुआ, पहले माउथ में सिक्रीशन हुआ, दूसरा पेट में सिक्रीशन हुआ, तीसरा लीवर ने करा, चौथा पेनक्रिया ने करा, फिफ्थ जो है हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, इसमें लास्ट बार इंटेस्टिनल जूस बनता है और इंटेस्टिनल जूस खाने की फाइनल डाइजेशन कर देता है। अब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना होना था हो गया। तो जब फाइनल डाइजेशन हो जाती है, फाइनल डाइजेशन के बाद क्या होता है वो हमको अब देखना है। फाइनल डाइजेशन के बाद ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, फैट कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल के अंदर। ये 3 चीज़ें याद रखना, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर। इट परफॉर्म सेगमेंटेशन। तो ये जो है ना ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर खाना आया तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से अपने आप को ऐसे से शेप ले लेती है
ताकि थोड़ा थोड़ा खाना तीनों कंपार्टमेंट्स में और अच्छे से इसमें स्पाइनल डाइजेशन करती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो सेगमेंट बना लेती है ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है। कितनी लंबी होती है? 5 से 7 मीटर लंबी होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। क्यों? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ लो इसको मैंने कट कर दिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह के विली लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। अगर एक विली को लंबा करके ऐसे देखा जाए तो ये उसका डायग्राम है। विलाई जो होती है ना, ये एक सेल थिक होती है, देख रहे हैं, 1 सेल की वॉल होती है इनकी, और रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स। ये लिम्फ भी पता नहीं यहाँ क्यों आ गया, लिम्फ हम आगे पढ़ेंगे इसलिए ग्रीन कलर का दिया है। तो ये आपको ब्लड वेसल दिख ही रही होगी, रेड वाली, ब्लू वाली, ग्रीन वाली, इसलिए जानबूझ के नहीं किया क्योंकि रेड वाली हमारी आर्टरी है, ब्लू वाली वेन्स है, ग्रीन वाला लिम्फ है, अभी हम आगे देखेंगे। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, मैंने बता दिया। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि ये ए से, अब देखो कोई आपको बताना हो, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सेम दूरी पर है, और ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये जो ये इतना डिस्टेंस, ये ज़्यादा लंबा होगा कि या फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। ऑफकोर्स ये, क्योंकि इसमें मैंने इतनी सारी फोल्डिंग कर दी, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो बहुत लंबा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यही हमारा विलाय करता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं, फूड इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। यहाँ पर फूड जो भी है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यूज़, तो फूड क्या काम आता है? ये ओल्ड न्यू टिश्यूज़ को बनाने में काम आता है और रिपेयर करने में काम आता है ओल्ड टिश्यूज़। लास्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की भी लेवलिंग देख लो। हमारे देखो कभी कभार जो लोग हैं ना, ये इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से बता देते हैं, डुओडेनम, जेजुअम और इलियम। हमारे 10th क्लास में नहीं है तो हमको नहीं पढ़ना, बट ये जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये जो हमको छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये हमारा अपेंडिक्स कहलाता है। ये वेस्ट ऑर्गन होता है क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। जहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मीट करती है उसको बोला जाता है सीकम। ये वाली इतनी हिस्सा कहलाता है असेंडिंग कॉलॉन। ये है ट्रांसवर्स कॉलॉन, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है। ये है हमारा डिसेंडिंग कॉलॉन। ये इतना हिस्सा है रेक्टम, जहाँ पे हमारा फीकल मटेरियल स्टोर रहता है। ये हमारा लास्ट हिस्सा एनस। ठीक है, अब देख लेते हैं। इट एब्जॉर्ब वाटर, मेनली इसका काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, फीकल मटेरियल को आगे आगे ट्रांसफ़र करके इसे जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके फिर बाहर निकाल देना, डिस्चार्ज करना। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इज रिमूव थ्रू एनएस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है, वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। अब हर्बीवोरस जो होते हैं उनके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और कार्निवोरस के पास जो है ना, जो कार्निवोरस के कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है कि हर्बीवोर के पास जो होता है वो लॉन्ग होता है और कार्निवोर्स के पास छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं ना वो ग्रास खाते हैं। ग्रास के अंदर मेनली क्या होता है? सेल्यूलोस। जो सेल्यूलोस होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। एब्जॉर्ब कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। और सेल्यूलोस को एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर रखना पड़ता है। तो ज़्यादा देर रखना पड़ता है, इसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर का बड़ा होता है और कार्निवोर्स में छोटा होता है। अगर आपने एक काऊ को देखा होगा जो मेनली ग्रास या फिर प्लांट बेस्ड डाइट को खाती है, तो उसके अंदर जो उसका समझ लीजिए ये काऊ है, लेट मी ड्रॉ नाइसली क्योंकि भाई इम्पॉर्टेंट है समझना अच्छे से। तो इसका जो इतना हिस्सा होता है मेनली काऊ का, तो इतना हिस्सा जो मेनली होता है ना, ये उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही कवर्ड रहता है। इतना हिस्सा बैक पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से। आगे देखते हैं। हर्बीवोरस हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस बिकॉज दे ईट ग्रासी फूड विच कंटेन सेल्यूलोस. सेल्यूलोस इज अ कॉम्प्लेक्स स्टार्च दैट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, विच इज़ वाई दे हैव लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन। कितना अजीब लग रहा है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है इस लेसन का वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन। इसका सेकंड पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो हमने पहले न्यूट्रिशन में जो हमने फूड से न्यूट्रिएंट लिए हैं ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए थे हमने, तो उसमें मेनली हमने क्या ग्लूकोज लिया था। कार्बोहाइड्रेट ने ग्लूकोज बनाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है ना, इसी ग्लूकोज की एनर्जी बनती है। तो इस ग्लूकोज को जब एनर्जी में बदलने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस यूज़ होती है।
अब बस कुछ नहीं होता है, रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और इस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को ही एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रेस्पिरेशन। अब कुछ लोग जो रहते हैं ना, वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक मानते हैं, लेकिन नहीं है। रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग यूज़ होती है, लेकिन ब्रीदिंग जो है ना वो रेस्पिरेशन से अलग है। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस को अंदर लेना यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। लेकिन हमारा जो रेस्पिरेशन है, इसमें ऑक्सीजन तो अंदर ले ली, लेकिन फिर ऑक्सीजन का फर्दर थोड़ा सा काम होता है ग्लूकोज तोड़ने के लिए। तो ये होता है फ़र्क, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है ब्रीदिंग। तो हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन एंटर द लंग एंड द गैस गोज इनटू द ब्लड। तो हमारा जो ये लंग में है ना, ऑक्सीजन आ जाता है और ये ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो ये पूरा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इधर उधर भेज देता है, सारे के सारे सेल में पहुंच जाता है। फिर सेल में क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है, जो हमने इंजेक्शन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड से हमने पाया, ठीक है। तो ग्लूकोज काय में टूट जाता है, हमारे एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ लो, ये है हमारा ब्लड वेसल, ये है हमारी लंग, ये हमारा सेल। लंग ने ऑक्सीजन दी ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल ने ऑक्सीजन दी हमारे सेल को। सेल के अंदर था ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिली तो ये टूट गया एनर्जी में और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो एनर्जी तो हमारे सेल ने रख ली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है फिर से ब्लड वेसल को, और वो ब्लड वेसल दे देती है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को, और लंग से वो एक्सहेलेशन में बाहर निकल जाता है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द ब्लड। फिर ब्लड काय को दे देता है, किसको देगा, लंग्स को, और वो आउटसाइड द बॉडी। जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहता है ताकि हम आंसर में लिख सकें। यही क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी ब्रीथ में। रेस्पिरेशन को मैंने समझा दिया, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनसाइड अ सेल, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यहाँ पे ग्लूकोज प्लस वाटर नहीं ऑक्सीजन आएगा, इसको से चेंज कर लेना, मैं ही कर देता हूँ। अब सही हो गया। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की कभी कभार डिफरेंस आ जाता है, तो ये 4 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस में हमको उनकी डिफाइन लिखनी रहती है। तो प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स एंड प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, वाटर एंड CO2। इट टेक्स प्लेस इन द लंग, इट टेक्स प्लेस इन द ऑल द सेल्स, ठीक है। ये सारे सेल्स के अंदर होता है। इट इज़ फिजिकल प्रोसेस बट ये केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी नहीं बनती, पर एनर्जी बनती इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म भी याद रखना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक में जब हमारे पास हमारे सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन मौजूद हो, तो जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो हम हमारे सराउंडिंग से ऑक्सीजन को लेते हैं और कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम कंप्लीटली कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 5 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है उसका। तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन के कारण थोड़े बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनने लगते हैं। देखते हैं क्या क्या। रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या होगा, अगर अच्छा खासा ऑक्सीजन है तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इसके कारण 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलते हैं, समझे, 38 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो अभी इस वाले स्टेप को बाद में देख लेंगे। द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, और यहाँ पर एनर्जी जो हमने लिख दिया, तो हमारा जब ग्लूकोज ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेक डाउन करेगा तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर प्लस 38 ATP, ठीक है, ये मिलेगा। अब आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। हम इसके दो केसेस देखेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल के सेल्स में, ठीक है। देखते हैं, रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जहाँ पर मौजूद ना हो तो क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए सिर्फ 8 ही ATP मिलते हैं। अगर एक ग्लूकोज की कितनी क्षमता होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स को देने की, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसके कारण 8 ही ATP मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं। टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहला होता है एल्कोहलिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ईस्ट के अंदर होती है, और लैक्टिक एसिड होती है हमारे ह्यूमन बींग्स के इट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, और स्पेसिफिकली भी ये मसल सेल्स के अंदर देखी जाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। हम देखते हैं ये अलग अलग केसेस में। देखो, हमारा जो ग्लूकोज है ये समझो एक सेल के अंदर है, ठीक है। तो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म ये वाला एरिया होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज पायरूवेट के अंदर टूट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, तो ये टूट जाता है, पायरूवेट जो होता है ये लिखा C3H4O3 में, ठीक है, ये लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला पायरूवेट का, पूछा नहीं जाता फिर भी आप देख लो, ठीक है। तो ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्यों बोलते हैं, ग्लाइको यानी कि हमारा ग्लूकोज और लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। तो हमारा ग्लूकोज टूट जाता है पायरूवेट, मतलब कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर ये देखो इसके पास प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, यानी कि अब ये पायरूवेट ने देखा कि सेल के पास भरपूर ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP बना लेगा, ठीक है। ये 3 है, B मत समझना। तो क्या होगा, अगर देखो उसने देखा ग्लूकोज पहले पायरूवेट में हो गया साइटोप्लाज्म में, फिर उसने देखा कि सेल में अच्छा ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अगर यीस्ट में ऐसा केस होता है तो वो बन जाता है इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल ऐसा होता है C2H5OH, ठीक है। ये जो इथेनॉल है ये कैसे बना ये हम देख लेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ठीक है। और अगर हमारे मसल सेल्स में मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में, ठीक है। ये जो है ना ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये चार्ट जो है ना ये अच्छे से लर्न कर लेना। बिल्कुल एनसीईआरटी में भी सेम चार्ट है, बस ये जो चीज़ें मैंने लिखी वो नहीं गिवन होगी, ये आप चाहो तो ऐड करना ज़्यादा नंबर के लिए। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट के अंदर क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, हमने देख लो हमने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है। अब फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था CO2 अंदर आ रही थी और ऑक्सीजन बाहर जा रही थी, लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए तो प्लांट को भी वही ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज तो प्लांट के पास पहले से ही मौजूद है, तो वो बाहर से लेकर आता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज को तोड़ता है और CO2 और ATP बना लेता है, ठीक है। और चाहे तो वो CO2 को भी अंदर ही रख लेगा, लेकिन ज़्यादातर वो उसको बाहर फेंक देता है। देख लो, इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ये जो स्टेम होती है ना, स्टेम के अंदर भी कुछ कुछ होल्स होते हैं, तो ये भी स्टोमेटा की तरह ही काम करते हैं। द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर उधर जा रहे हैं, ये डिफ्यूजन से हो जाते हैं इंटरचेंज। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब सुन लो, डे टाइम में क्या होता है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। डे टाइम में बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि डे में लाइट भी है और रेस्पिरेशन तो प्लांट को करना ही पड़ता है। लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। डे के टाइम पे डे टाइम में बोथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है, पर नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में तो वो ऑक्सीजन भी निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा रेस्पिरेशन में, लेकिन रात में वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, इसलिए रात में पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये होता है हमारा ये नाक का एरिया है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा नाक वाला एरिया है। इसकी लेबलिंग नहीं करी है, मैं बता देता हूँ। ये है हमारे नॉस्ट्रिल,
यहाँ पर है हमारी नेजल कैविटी, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये फेरिंग्स है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर्स हैं ये, और यहाँ पर ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। मेनली तो ये देखना, इनको हार्ड पैलेट भी मेंटेन कर लो, हार्ड पैलेट है यहाँ पर। और यहाँ पर होगी ओरल कैविटी, यहाँ पे जो बनी नहीं है पर समझ लीजिए इसके नीचे होती है ओरल कैविटी, बस। और ठीक है, आगे देखते हैं। So in human beings it is taken into the body through the nostrils। तो एयर जो है ना वो अंदर जाती है हमारी बॉडी के थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पासेज। द पासेज इज ऑल्सो लाइन विथ म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो हमारे जहाँ से एयर यहाँ से गुजरती है ना, तो यहाँ पे देखो इसे से हेयर लिख रहे हैं ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, और इसमें क्या म्यूकस भी दिख रहा है ना, हल्का सा डार्क लेयर, यहाँ पे म्यूकस से भी ये लाइंड रहती है, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस भी पाया जाता है। द नेजल चेम्बर, द नेजल, ये टी हटा दो, द नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अब ये जो नेजल कैविटी है ये फेरिंग्स वाले एरिया में ओपन होती है। इट इज़ अ शॉर्ट ट्यूब, इट प्रोवाइड्स पासेज टू द एयर टू एंटर इनटू द ट्रेकिया। अब इसके नीचे क्या होता है, ये इस तरह से हमारा ट्रेकिया लगा होता है, ठीक है। तो ये फेरिंग्स बीच में आता है, ये नेजल कैविटी, ये फेरिंग्स और ये ट्रेकिया। तो फेरिंग्स क्या करता है, एयर को नेजल कैविटी से ट्रेकिया में पहुंचा देता है, ठीक है। अब ट्रेकिया के अब आसपास ऊपर क्या लगी होती है, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करती है, देखो ऐसा होता है, इधर ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो इतना हिस्से को पहले इरेज कर दो। हाँ, ये है हमारा ट्रेकिया, और उसके पीछे लगा होता है ये ऐसा ट्रेकिया होता है, और इसके पीछे जाती है हमारी ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस और ट्रेकिया क्या ऐसे पैरेलल रहते हैं, ये हमारा ट्रेकिया, ये उसके पीछे हमारा ईसोफेगस। अब अगर हमारा फूड जो है वो एंटर कर रहा है, आई थिंक से उसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए ताकि फेरिंग्स भी बन जाए। ये रहा हमारा माउथ कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये इतना हिस्सा है फेरिंग्स ऊपर का, ये जा रहा है हमारा ईसोफेगस है ये वाला हिस्सा, और ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, ऐसा। तो हवा जो रहती है ना, हवा जाती है इसमें और हमारा फूड जाता है ईसोफेगस में। तो अब गलती से भी फूड जो है वो ट्रेकिया में ना चला जाए, इसलिए ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये क्या ज़्यादातर बंद रहता है, जैसे हवा जानी रहती है ये खुल जाता है और फिर से बंद हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो फोर्थ पॉइंट पे थे, नहीं थर्ड पे थे। तो ट्रेकिया थ्रू द एपिग्लॉटिस, और उसके आसपास क्या होते हैं, लीफ, नहीं एपिग्लॉटिस एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया क्या है, 11 सेंटीमीटर लंबी है, ट्रेकिया दिख रही है 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। उसकी जो वॉल है वो गार्डेड रहती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से। तो जो कार्टिलेजिनस रिंग है ना, ये इनकम्प्लीट इसलिए बोला गया क्योंकि ये ऐसे सी शेप की होती है, पूरा पीछे कंप्लीट नहीं होती है, हाफ हाफ रहती है। ये क्यों होती हैं, ताकि जो हमारा ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए। अपन चाहे तो गर्दन पे हाथ लगा के फील कर सकते हैं, इस तरह के हमको स्ट्रक्चर फील होगा इस तरीके का। ये लंग्स, अगर लंग्स के अंदर जो होते हैं ना, ये ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स हैं, इनके लास्ट में बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको एल्वियोली बोलते हैं, आगे वही पढ़ने वाले हैं। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। ये जो हमारा ट्रेकिया है ये लेफ्ट वाला और राइट वाले ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। इट फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकस है ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट एट एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स। अब देखो ये ट्रेकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, और ये ब्रोंकस भी अलग अलग ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करता है। ब्रोंकियोल्स के लास्ट में ये जो इनके एकदम एंड है ना, यहाँ पर है ना ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। देखो एकदम ब्रोंकियोल का एंड है, यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये एल्वियोलाइज हैं। एल्वियोलाई क्या करती है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा गैस का एक्सचेंज होता है। अब समझ लो हमने सांस ली अंदर, ये सांस ली है अंदर, फिर ये ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से एंडिंग तक पहुंच गई। अब मेन जो सांस का ऑक्सीजन का बॉडी के ब्लड में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर जाना, वो हमारा
ब्रोंकियोल्स के अंदर ही होगा। अब देखो ब्रोंकियोल्स दे आर बलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वॉल्स ऑफ एल्विलाई और ओनली वन सेल्ड थिक एंड प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ये जो है ना एक सेल थिक होती है, इनकी वॉल बस वन सेल थिक रहती है, और ये ऐसे जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और ये रिचुअली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स। देख लो आप कितनी सारी ब्लड वेसल इनके आसपास पाई जाती है। It contains an extensive network of blood vessels that help in the exchange of gases. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body into the alveoli and oxygen of the alveolar body is taken into the blood. अब देखो ये समझ लो, ये वाइट वाला जो एरिया है ना, ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लाती है और किसको दे देती है, ये एल्वियोलाई के सेल्स में दे रही है, और जो एल्वियोलाई ऑक्सीजन लाती है वो ये ब्लड वेसल ले रही है अपने अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो मस्कुलर ये एक स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप्ड मसल होती है एक तरीके से। तो ये जो मसल होती है ये लंग्स के नीचे पाई जाती है। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम आती है। जब लंग्स में हवा भरती है तो लंग्स जो होती है फ्लैट हो जाती है इस तरह से, और ये डायफ्राम भी फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब लंग्स हवा छोड़ देती है, वापस ऊपर उठ जाती है, तो ये डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेच होता है तो फ्लैट हो जाता है इनहेलेशन के टाइम पे, और एक्सहेलेशन के टाइम पे फिर राउंड हो जाता है। इट इज़ अ थिन स्केलेटल मसल दैट सिट्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट एंड द एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। ऊपर वाली कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक और नीचे वाली को बोलते हैं एब्डोमेन। तो इन दो कैविटीज़ को ये सेपरेट करता है। इट इज़ अ डोम शेप्ड मसल। इनहेलेशन के टाइम पे फ्लैट हो जाता है ताकि लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा एयर आ सके। एक्सहेलेशन के टाइम पे वापस ऊपर उठ जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। कभी कभार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस पूछ लेते हैं। इनहेलेशन पे क्या होता है, मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अभी यहाँ पर मसल्स रिलैक्स रहती है एक्सहेलेशन के टाइम पे। डायफ्राम जो है ना वो नीचे और नीचे जाता है, बैठ जाता है, फ्लैट हो जाता है, और डायफ्राम ऊपर जाकर डोम शेप हो जाता है। रिब्स जो होती हैं वो ऊपर और आउटवर्ड्स, हम जब सांस लेते हैं हमारा चेस्ट जो है वो ऊपर उठता है, बाहर आ जाता है। देखो ये समझ लो हमारा नॉर्मल चेस्ट है। एक सेकेंड, कैसे बनाऊँ, हाँ ये हमारा चेस्ट है। तो ये जब इनहेलेशन होता है ना, तो ये चेस्ट ऊपर और आउटवर्ड्स, एक सेकेंड, हाँ ऐसे आउटवर्ड्स आ जाता है हमारा चेस्ट जो उठकर, और एक्सहेलेशन के टाइम पे ये वापस से अंदर हो जाता है, ऊपर और बाहर आने लगता है। एक समझ जाओ, मैं इतना अच्छे से तो कैसे अब ड्रॉ करके बताऊँ। द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। भाई खुद ही जोर जोर से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करके देखो, समझ आ जाएगा। जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की वो बढ़ जाती है। भाई सांस जब अंदर आएगी तो चेस्ट फूलेगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और एक्सहेलेशन के टाइम पे कम हो जाएगी। एयर एंटर्स द लंग थ्रू नोज, एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू नोज। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है और रेस्पिरेशन एंड फिश, बस ये दो टॉपिक है, फिर हमारा थर्ड आ जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम है कि भाई तुम जितनी भी जोर से सांस बाहर निकाल दो, तुम्हारे लंग्स में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रहेगी पहले से। कितनी भी जोर से एक्सेलेशन करके देखो, अब भी करके देखो, जितना भी जान लगा दो, पर कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर पाया जाएगा ही। वो कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन पर्सनस लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, या फिर फोर्स करके एक्सहेलेशन लगा। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, 111000 मिलीलीटर, या फिर कि 12,300 मिलीलीटर। ये पूछा नहीं जाता, ये 12th क्लास का है, रहने देना, इसको मत याद करना। रेस्पिरेशन एंड फिश के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो हमने सबने देखा कि फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स काय से कवर्ड होते हैं, ऑपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं। तो क्या होता है, वाटर हमारे फिश के अंदर आता है, ये वाटर, और ये फिश क्या है, अपना मुंह बंद करेगी और पानी को इस गिल्स के द्वारा बाहर भेज देगी। तो पानी जो है H2O, उसके अंदर जितनी भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, तो ये वो गिल्स ले लेते हैं। और देखो समझ लो, फिश ने मुंह खोला, पानी को अंदर लिया, फिर जैसी फिश अपने मुंह बंद करेगी, जैसे फिश अपना मुंह बंद करेगी, वैसे पानी जो है ना इन गिल्स से बाहर निकल जाएगा। ये फिश है, ये उसका फेस है, और ये गिल्स है। ये गिल्स जो है ना ओपन है, पानी अंदर जाएगा, और जैसे फिश अपना मुंह बंद कर लेगी तो ये पानी गिल्स से बाहर आ जाएगा। लेकिन गिल्स में क्या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और ब्लड वेसल्स तो दिखी नहीं, ये ब्लड वेसल फिर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैला देती हैं। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस। गिल्स मैंने बता दिया ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिश टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल कवर इज नोन एज ओपर्क्यूलम। ये वाली लेबलिंग याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
Since the availability of oxygen is less in aquatic animals, the breathing rate of marine animals is faster. ये क्या वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हैं, और मतलब इनकी स्पीड जो होती है वो सांस की वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ना ऑक्सीजन जो है पानी में कम पाई जाती है, तो सो टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट ये फटाफट सांस लेती है। इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रेकिया विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारे ट्रेकिया, हमने ऊपर देखे ना, इस लाइक के ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे उनके बॉडी में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने में काम आते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये सबसे मज़ेदार है, सबसे इजी नहीं है वैसे तो, इजी आई थिंक सो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन सबसे बड़ा ये है, पर इसको एक बार समझ गए तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हार्ट की फंक्शनिंग देखनी पड़ती है और थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स वगैरह देखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है। ये तीन जो ये तो ईजिली निपट भी जाते हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ नहीं, ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसका कुछ नहीं है मतलब, इसका ये मतलब है कि कोई बॉडी से एक चीज़, ये जैसे कि ये बॉडी का पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ए पार्ट से बी पार्ट तक ले जाने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए पड़ेगी ना अपनी बॉडी में। अब मेरा जो है ना सेल, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन ले लो, इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा, फिर उसको सेल को देना पड़ेगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स को सेल देखो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किए, और ये जो इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे इनको सेल्स को देना है, तो ये न्यूट्रिएंट्स सेल तक कौन लेकर जाएगा? ये ब्लड वेसल लेके जाती है। तो ब्लड वेसल क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस दैट अलाउ यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो ज़रूरी नहीं न्यूट्रिएंट्स ही जाए, ऑक्सीजन जाती है, फूड जाता है, सॉल्ट्स जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वेस्ट जाता है, इतनी सारी चीज़ें जो है ना हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा है कि हमको पहले इसमें ह्यूमंस का पढ़ना है, फिर कोई दूसरे जानवरों का देखेंगे। क्या होता है न्यूट्रिएंट्स में भी हमने पहले देख लिया कि प्लांट में कैसे होता है, यूनिसेल्युलर में कैसे होता है, रेस्पिरेशन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि अलग अलग एनिमल्स में कैसे होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हमको ह्यूमंस का ही देखना है। थोड़ा बहुत लास्ट में आएगा एम्फीबियंस में, पाइसेस में, बट वो इजी है। तो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला होता है पार्ट ब्लड, सेकंड होता है हार्ट, तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट। तो ब्लड क्या होता है? रेड कलर्ड फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 9th में पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। इट परफॉर्म 2 फंक्शन, ब्लड के मेन 2 फंक्शन है, पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा प्रोटेक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस को लेकर इधर उधर जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेकर जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को इधर उधर लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, हीट को और ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स। अभी क्या है प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमने देखा ब्लड के अंदर क्या होते हैं, हमारे WBC होते हैं। WBC का तो मेन काम ही होता है कि हमारे पूरे हमारे ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, कोई वायरस आ जाए, उनको मारना। एंड लास्ट हमारा ब्लड में और एक और चीज़ पाई जाती होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि कहीं पे हमको इंजरी हो जाए, जहाँ से खून बाहर आने लग जाए, तो उस खून को बाहर आने से रोकने का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देख लो, तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के में क्या होता है, हमारे ब्लड को एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसको एक मशीन में डालते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। इस तेज़ी से घुमाने से क्या होता है, ब्लड के जो है ना हैवियर पार्टिकल जो होते हैं, हैवी पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है। सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाएगा, लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ब्लड को अलग अलग कर लेंगे। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55%, ये दिख रहा होगा प्लाज्मा, ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है। हमारा जो वाटर, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वो होता है वाटर 90%, प्रोटीन 7 से 9%, शुगर 0 से 1%, वेस्ट 0 से 3%, गैसेस। ये इतने सारे परसेंट ना याद रहे तो इतना याद रख लो, प्लाज्मा के अंदर होता है पानी, प्रोटीन, शुगर, वेस्ट, गैसेस। आगे आते हैं WBC। ये WBC और प्लेटलेट्स जो है ना वो या तो 4% होते हैं, या फिर हमको अभी पढ़ता है NCERT में 1%, तो हमको 1% ही याद रखना है। ठीक है, फिर हमारे जो लास्ट आते हैं थर्ड, वो होते हैं हमारे RBCs 44% पाए जाते हैं। प्लाज्मा 55, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट्स 1, रेड ब्लड सेल 44। ये हमारी NCERT में गिवन है, तो हमको ये याद करना है। आगे देखते हैं, WBC जो होते हैं वो 1% होते हैं, इनको ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं। ये डिवाइड होते हैं ग्रेन्यूलो और ए ग्रेन्यूलो में। 9th में हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूलो और ए ग्रेन्यूलो, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये अगर याद नहीं हो तो मत करो, यहाँ तक याद कर लो
क्योंकि ये 5 जो हमने 9th में ही देख रखे, इनके फंक्शंस में यहाँ पे लिखे, लेकिन ये नहीं करना है तो नहीं पूछा नहीं जाएगा, यहाँ तक कर लीजिए। टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि इनके ना बॉडी के स्ट्रक्चर में ग्रेन्स पाए जाते हैं, देख रहे हैं ना, डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, और जिनके इसमें ग्रेन्स नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं एग्रेन्युलो। थर्ड आते हैं आरबीसीज में, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो WBC को ल्यूकोसाइट्स, RBC को एरिथ्रोसाइट्स। दे आर ऑफ बाइकॉनकेव शेप, इनका दिख रहा है ना, ये अंदर से ऐसे होते हैं, इनका शेप ऐसा बाइकॉनकेव होता है। तो एट मेच्योरिटी देयर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये इनका न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे ये मैच्योर हो जाता है। देयर लाइफ स्पान इज 120 डेज। दे आर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन प्रोटीन है ये। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स के द्वारा होती है। ये है स्ट्रक्चर, देख लो, ये समझ लो हमारी एक ब्लड वेसल थी, ये रप्चर हो गई, यहाँ से ब्लड वेसल्स बाहर आने लग गई, ब्लड वेसल बाहर नहीं आ रही, सॉरी, ब्लड सेल्स बाहर आ रहे हैं। तो क्या करता है प्लेटलेट्स, क्या करता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन, ये जो है प्लेटलेट्स, ये यहाँ पर ऐसा क्लॉट बना देता है। देखो ये जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे सारे प्लेटलेट्स, पहले छोटे से, तो फिर एक्टिवेट होकर देखो ना बड़े हो गए, और ये फाइब्रिन प्रोटीन की मदद से देखो इस तरह से पूरा बाइंड करके आरबीसी सेल्स, प्लेटलेट्स और फाइब्रिन प्रोटीन एक क्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा होगा, इफ़ एन एनर्जी कॉजेस लॉस ऑफ ब्लड, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड विल बी अफेक्टेड। अगर ज़्यादा खून बह जाएगा तो हमारे ब्लड हमारे शरीर में कम हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज डिक्रीज, अगर ब्लड कम हो गया तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। प्लेटलेट्स विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन क्लॉट द ब्लड, फाइब्रिन प्रोटीन की मदद से प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग कर देते हैं। प्लेटलेट्स आर स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप, आपको दिख रहा है स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर ऐसे इरेगुलर होते हैं शेप में। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बनते कहाँ हैं प्लेटलेट्स, बोन मैरो में। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये ऐसी दिखती हैं, आई थिंक सो। यहाँ पे शायद हो फोटो ब्लड वेसल्स का, वैसे मैंने शायद लाया तो था, हाँ ये रहा, बहुत नीचे था पर है ज़रूर। ये है हमारी आर्टरीज, ये है हमारी, सॉरी, ये है आर्टरी, ये है वेन, ये बीच में इन दोनों के जो आपको दिख रहा है ये है हमारी कैपिलरीज। ये हरे रंग का लिम्फ है, ये हमको भी पढ़ना है आगे, ये लिम्फेटिक सिस्टम, बट अभी ध्यान दो हमारे आर्टरीज़ के ऊपर, वेन्स के ऊपर और बीच की कैपिलरीज में। तो हमारा जो आर्टरीज जो होती है ना, ये पूरे बॉडी में पहुंचाती है खून। ये समझ लो हमारा हार्ट है इधर, ये खून लेकर आता है। ये समझ लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गन है, जैसे कि लीवर, यहाँ लीवर है, तो आर्टरी क्या करेगी, ये लीवर को खून देगी। अब ये लीवर इस खून को यूज़ करके जो भी अपना काम वाम करेगा, सॉरी, जो हमारा हार्ट है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड घूम रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा लीवर आया, लीवर ने आर्टरी से ऑक्सीजन ले ली, अपना काम करा, और ऑक्सीजन को काम यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी हमारे ये वाली ब्लड वेसल्स को वापस से। तो जैसे ही इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये जो ब्लड जिस वाली वेन में जाएगा ना, और जिस ब्लड वेसल में जाएगा उसको हम बोलेंगे वेन। देखो हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है हमारी आर्टरीज में, आर्टरी में ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं। तो जब ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती तो वो बन जाती है वेन, जहाँ पर ऑक्सीजन रहती तो वो रहती है आर्टरी, ठीक है। और ये लिम्फ हम आगे देख ही लेंगे। अब देख लो इनका डिफरेंस। हमारा डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट को हार्ट से अवे बनाती हैं और ये हार्ट के पास जाती है वेन। ये जो है बीच में आती है, लिंक रहती है इन दोनों के बीच में। ऑक्सीजन कैसी होती है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड। इसमें बहुत प्रेशर जो होता है ना वो आर्टरीज में बहुत हाई होता है, वेन्स में कम होता है, कैपिलरी में मीडियम होता है। इनके प्रेशर हाई रहता है इसमें, तो इसकी जो वॉल होती है ना ये भी थिक होती है, ताकि कि ये प्रेशर को मेंटेन कर सके। इनका प्रेशर लो होता है तो ये थीन होता है, इनका मीडियम रहता है तो ये वेरी थीन रहती है। वॉल्व्स क्या करते हैं, वॉल्व ऐसे होते हैं, ये ब्लड वेसल के बीच में ऐसे वॉल्व्स होते हैं। तो ये क्या, बैक फ्लो, अगर जैसे खून को ऊपर जाना है तो खून नीचे ना चला जाए, इसलिए बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ठीक है। तो वॉल्व से प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में इन दोनों में एब्सेंट रहते हैं। फंक्शन देख लो भाई आर्टरी का, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो भी हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ये कैरी करती है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। रिटर्न्स द ब्लड टू हार्ट, जो ये हार्ट है इसने अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया, सारे ऑर्गन्स को देती है। फिर ऑर्गन्स को देने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है सारे ऑर्गन के पास, वेन्स, और वो हार्ट को वापस कर देती है। तो रिटर्न्स द ब्लड टू हार्ट, ऑक्सीजन और अदर वेस्ट को ये कैरी करती है।
जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है ना, वो सब कैपिलरीज के अंदर होता है। एक छोटा सा नोट है, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। और जो यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड होता है ना, वो होता है ओ नेगेटिव, ये सभी को खून दे सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव, इसमें किसी भी इंसान का खून चढ़ सकता है। अब देख लो कि हार्ट में खून की अदला बदली कैसे होती, कैसे आता है, कैसे जाता है। एक बार मैकेनिज्म समझ आ जाता है ना, तो कभी भूलते नहीं हैं। एक बार अच्छे से समझ लेना, समझ लो पूरे जो हमारा ये जो है ना, ये एरो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी। वो एरो क्या गलत बनी थी, इसलिए इसको रिमूव कर दिया। अब देखो, तो हमारा जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ लो हमारी पूरी बॉडी ने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, अब आ रहा है हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लेबलिंग भी कर देता हूँ। तो इसमें अब लेबलिंग्स हो गई है, तो लेबलिंग्स के बाद हमको देखना रहेगा कि ब्लड जो है, अब समझ लो पूरे ऑर्गन्स ने ब्लड को यूज़ कर लिया। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ना, वेना कावा के थ्रू हमारे ब्लड में हमारे हार्ट में एंटर करता है। अब वेना कावा जो होती है ना, वो दो होती है, एक तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। दिख रही ना, ये ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली इन्फीरियर। तो इससे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, वो आता है और इस तरह से हमारे राइट एट्रियम में घुसता है। नीचे वाला दिख रहा है ना, ये ओपनिंग इसकी यहाँ से, ये ओपनिंग है हमारे इन्फीरियर वाले की। तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। हमारी सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हमारे दिमाग वाले और ऊपर वाले हिस्से से, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से लाती है, और फिर ये इकट्ठा कर देती है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है ना, वो राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे बीच में एक वॉल्व होता है, ये क्या करता है कि अगर खून यहाँ पर आ गया, फिर वो यहीं रुका रहे, ठीक है, वापस से ऊपर ना जाए। फिर क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये ब्लड को लेकर जाती है लंग्स में। अब हमारे ब्लड में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी। अब ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स में दे देता है और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। हमने एल्वियोली में देखा था ना, एल्वियोलाई में यही होता है, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा लंग्स को और ऑक्सीजन ले लेगा लंग्स से। फिर जैसे लंग्स से ऑक्सीजन ले आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स से वापस हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल्व, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ना, यहाँ से पार करके हमारे क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फाइनली वो एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से वो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचा देगा। कुछ नहीं होगा, ऊपर वाली बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेकर आएगी सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर पार्ट से इन्फीरियर वेना कावा लाएगी, दोनों अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड पास होगा हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व से पास होकर राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, ये हमारा क्या कहते हैं, लेफ्ट वाली लंग को दे देती है, ये राइट लंग को दे देगा, ठीक है। फिर हमारा जो ब्लड है ना, वो ऑक्सीजन पालेगा लंग्स से, और वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारा एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके बीच क्या पार करके, बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। फिर ये जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ये पहुँच जाएगा एओर्टा में। ये एओर्टा जो है पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचा देगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सिमेट्रिक ड्राइंग है ये पर। ये देखो, ये पूरी बॉडी, ये नीचे वाले बॉडी पार्ट से लेकर आया ब्लड हमारा वेना कावा, फिर ये गया हमारे राइट वाले एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर ये गई लंग्स के पास, लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन पाली, फिर ये आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर ये वापस से बाकी बॉडी ऑर्गन्स को दे देगा टू बॉडी। फिर ये वापस डीऑक्सीजनेट हो जाएंगे, फिर वापस से जाएगा। अब देखो, एक बार तो ब्लड आ गया था इसमें, फिर एक बार गया था लंग्स में, फिर दूसरी बार आया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द हार्ट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल्स। 9th क्लास में हमने पढ़ा, हार्ट जो होती है ना, इस टाइप की कार्डियक मसल्स से बना होता है, ठीक है। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था 9th में। द हार्ट इज कवर्ड विद अ पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हाँ, हार्ट के ऊपर क्या होती है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। द पेरिकार्डियम इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो होती है, मतलब दो होती है, तो बीच में क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है, जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। एट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंस पहुंच जाता है। अपर चैम्बर होते हैं, लोअर चैम्बर्स होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये रिसीव करते हैं ब्लड, ये डिपॉजिट करते हैं, फिर पंप करते हैं ब्लड को। राइट ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं, ऑरिकल्स को एट्रियम भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, हमारे 4 थे ना,
2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, तो यहाँ से शुरू करेंगे ब्लड का, फिर यहाँ जाएगा, फिर लंग्स के पास जाके वापस इसके पास आके, तो किस किस तरह से हमारा ब्लड इधर उधर पहुँचेगा उसकी थ्योरी लिखिए। राइट एट्रियम जो है ना वो ओपनिंग वो करता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की और कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस वो जगह होती है जो ब्लड जो हार्ट यूज़ करता है ना, वो जो ब्लड हार्ट यूज़ करता है वो भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा राइट एट्रियम में घूम फिर के पहुंच जाता है। तो कोरोनरी साइनस हमारा ब्लड जो हार्ट यूज़ करता है उसको पहुंचाती है वापस से राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द हेड, नेक एंड अपर लिम। तो जो हमारा हेड है, नेक है और अपर लिम यानी हाथ जो है वो जो होते हैं राइट ऑरिकल से आते हैं सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो लोअर बॉडी जैसे कि बॉडी, लेग्स और इन्फीरियर वेना कावा उसको लेकर आती है। ठीक है, हेड, नेक और अपर लिम लेकर आती है सुपीरियर वेना कावा, और हमारा जो लेग और बाकी बॉडी वो लेकर आती है इन्फीरियर वेना कावा। कोरोनरी साइनस कहाँ से लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? फ्रॉम द हार्ट मसल्स। फ्रॉम द राइट ऑरिकल ब्लड कहाँ पे पास होता है? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ से? उसके ट्राइकस्पिड वॉल्व को, या फिर इसको बोला जाता है राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि ऑरिकल ऊपर, वेंट्रिकल नीचे और राइट साइड में, इसलिए राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व भी इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं राइट वेंट्रिकल में क्या होता है। ठीक है, ये अगर समझ ना आए तो भूल जाओ भाई, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ये बता रहे हैं कि ये ऊपर हाथ है, यहाँ पे सर ये हेड है, इस तरीके का बॉडी है, ये हेड है, ये उसके 2 हैंड्स हैं। ठीक है, फिर ये लोअर बॉडी है और ये 2 लेग्स हैं। इस तरह से हमारा ये बॉडी का स्ट्रक्चर है और किस किस तरह से ब्लड कहाँ कहाँ फ्लो होता है ये समझने के लिए। तो ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में क्यों जाता है? ताकि वो जो लंग्स है, यहाँ पर लंग्स है उस इंसान की, ये लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड बन जाए। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड क्या पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट आर्टिकल में पहुँच जाता है। तो वो कहाँ पहुँच जाती है? इट इज़ गार्डेड बाय सेमिल्यूनर वॉल्व। द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी गोज इनटू ईच लंग। ठीक है, लंग्स में चली जाती है पल्मोनरी आर्टरी, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट ऑरिकल देख लो। अब लेफ्ट ऑरिकल में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दिस चैम्बर रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग। ठीक है, तो 2 एक तरफ से आएगी और 2 दूसरी तरफ से आएंगी। द लेफ्ट ऑरिकल एम्प्टीज द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल से ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, किसके द्वारा? बायकस्पिड वॉल्व, इसको बोला जाता है मिट्रल वॉल्व भी, और इसको बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकुलर वॉल्व, 3 नाम है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द लार्ज मेन आर्टरी कॉल्ड द एओर्टा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बाहर जाता है ब्लड हमारा एओर्टा में से, मतलब ये जो एओर्टा है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है। द ओपनिंग ऑफ द एओर्टा गार्डेड बाय सेमिल्यूनर वॉल्व। ये जो एओर्टा है ना इसके ऊपर एक सेमिल्यूनर वॉल्व दिख रहा है ना, ऐसा सेमिल्यूनर वॉल्व रहता है, ये बंद होता है चालू होता है। द ओपनिंग ऑफ द एओर्टा बता दिया। पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो एओर्टा होता है ना उसके ऊपर ही कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती है जो ब्लड हार्ट को ब्लड देती है। ऐसा नहीं कि ब्लड पूरा हार्ट काम करे तो हार्ट को ब्लड नहीं चाहिए होता, हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। और कभी कभार ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है इसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। दिस ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द कोरोनरी वेन्स। फिर ये कोरोनरी आर्टरी से कोरोनरी वेन्स में जाता है। कोरोनरी वेन्स का में ज्वाइन होती है कोरोनरी साइनस में। पंपिंग ऑफ हार्ट हम सबको पता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट ह्यूमन्स कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है पर मिनट। हार्ट बीट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बोलते हैं सिस्टोल, और डायस्टोल यानी जब हमारा हार्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सॉरी सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी स्क्वीज होता है तो ज़्यादा ब्लड फेंकता है तो ये सिस्टोल कहलाता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स्ड रहता है तो वो डायस्टोल कहलाता है। एक कार्डियक साइकिल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 1 कंप्लीशन ऑफ हार्ट बीट होता है कार्डियक साइकिल, जो 0.8 सेकेंड्स की होती है। अब हमारा हार्ट जो है ना साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है इसको हम बोल सकते हैं S1 साउंड और S2 साउंड। तो ये कैसे होता है? पहला तो हमारा हार्ट जब उनके ये उसके जो मिट्रल वॉल्व्स और जब वॉल्व्स जो रहते हैं ये क्लोज्ड हो जाते हैं, ये देखो ये एरो बता रहे हैं ना, जब हमारे वॉल्व जो बंद होते हैं ना तो वो पहला साउंड बनाते हैं लब का। जैसे ही हमारे वॉल्व बंद होते हैं तो वो पहला साउंड बनाएंगे लब का। और जब हमारे जो ये एओर्टा के और पल्मोनरी वेन और एओर्टा के वॉल्व्स जब बंद होते हैं तो वो जो साउंड बनाते हैं वो बनाते हैं डब का। तो ये S1 साउंड बनाते हैं हमारे वॉल्व्स, और S2 साउंड बनाते हैं हमारे ये वाले आर्टरीज और वेन्स वाले,
देखो हमारे जो ऑरिकल और वेंट्रिकल वाले जो साउंड बनाएंगे वो बनाते हैं लब, और हमारे जो ये एओर्टा और पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, वो जो साउंड बनाती है वो होती है डब। ठीक है, यही वो है लब और डब। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। द सेकेंड हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स इन पल्मोनरी वॉल्व एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो वाला, देखो ये ब्लड वेसल है तो ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड जो वो हमारी वॉल्व पे कुछ प्रेशर लगाता होगा, तो ये जो प्रेशर जो हमारा खून लगाता है ब्लड की वेसल्स के ऊपर वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। द फोर्स ऑफ द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ना वो आर्टरी में ज़्यादा होता है वेन्स के कंपेरिजन में, क्योंकि आर्टरीज में अभी ताज़ा ताज़ा खून फ्लो कर रहा होता है, तो वहाँ पे आर्टरी में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज अगर कॉन्ट्रैक्शन में होता है तो वो बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो प्रेशर डायस्टोल में होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 Hg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 Hg। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ज़्यादा खून ज़्यादा तेज़ी से फेंकता है, ज़्यादा तेज़ी से फेंकने से उस समय होता है 120, और जब हार्ट रिलैक्स करता है डायस्टोल में आ जाता है तो वो कम धीरे फेंकता है ना ब्लड को, इसलिए वो डायस्टोलिक स्टेट में आ जाता है, उसमें ब्लड फ्लो करता है 80 Hg पे। तो इस तरह से हमारा ब्लड जो है ना पहले 120 फिर 80 फिर 120 फिर 80, ये होते हैं नॉर्मल। हाई ब्लड प्रेशर वो होगा जब 120 से ज़्यादा चले जाए, लो तब होगा जब 80 से कम हो जाए। अब हमारा क्या हमको देखना पड़ेगा कि कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, कितने कौन कौन से एनिमल्स में उनका सर्कुलेशन कौन से टाइप का होता है और उनकी बॉडी में कैसा होता है। तो पाइसेस जो होते हैं फिशेस, उनमें 2 ही हार्ट के चैम्बर होते हैं, इसलिए उनमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है इसके कारण वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा ना वो वैसे हो जाएंगे। एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर भी डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर 3 ही चैम्बर होते हैं ना हार्ट के, इसके कारण यहाँ पे इनके पास भी कोल्ड ब्लड होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनके यहाँ डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन 3 चैम्बर्स के कारण वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एव यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, डबल सर्कुलेशन, ब्लड भी मिक्स नहीं होता, इसके कारण ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स जो होते हैं ना इनमें भी 4, हम जैसे कि हम भी मैमल है तो वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा कि हमारा समझ लीजिए ये हार्ट है, तो एक बार ब्लड आ जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है लंग्स के पास, और फिर लंग्स में से जाकर वापस से ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो एक बार ब्लड आ गया फिर बाहर गया और दोबारा से आया, तो 2 बार ब्लड आता है हमारे 2 बार हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है। दैट इज़ वाई ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। डबल सर्कुलेशन, blood flows through the heart twice to complete the full circuit. Why do we need chambers in the heart? हमने देखा ना हमारे हार्ट में कुछ इस प्रकार के 4 चैम्बर्स होते हैं। So why do we need 4 chambers? ताकि जो हमारा देखो ये वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं ये मेनली डील करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ये 2 चैम्बर्स डील करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो ये जो है ना डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग सेपरेट रखने के लिए हमारे हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू बॉडी ऑर्गन्स इन अ बेटर वे, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन। अब अगर ये मिक्स हो गए ना तो अच्छा काम नहीं चलेगा, और अगर मिक्स नहीं रहेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिल पाती। एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर MCQ या फिर नोट डालना चाहिए था क्योंकि ये इस आंसर का पार्ट नहीं था, इतना था इस आंसर का पार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम देख लीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये हमारी आर्टरीज, ये हमारी वेन्स और ये बीच में कैपिलरीज। तो जब आर्टरीज का ब्लड वो ऑर्गन्स को दे देता है और फिर वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये जो कैपिलरीज है ना कहीं कहीं बीच में से थोड़ा ब्लड वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, वो हाई प्रेशर से जारी होती है लो प्रेशर में। तो कभी कभार जो थोड़ा ब्लड और जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का वो थोड़ा सा लीक हो जाता है, तो वो लीक हो जाता है, इसलिए वो खुद का ही अपना एक नया सिस्टम बना लेता है जो कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरी से ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना वो लीक हो जाता है,
जिसके कारण हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड बन जाता है। लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? ये होती है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स हमारी गर्दन के पास आते हैं। यहाँ एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। WBC जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। WBC यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये समझ लीजिए हमारा लिम्फ है, एक जगह होती है हमारी गर्दन के पास में, यहाँ से समझ लो लिम्फ जा रहा है। यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे लिम्फ नोड बन जाता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड भरा होता है। ये बड़ा क्यों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो WBCs होते हैं ना, ये अपने एंटीबॉडीज़ को यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब, दैट इज़ वाई लिम्फ नोड स्वेल अप इन द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। तो हमको जब इन्फेक्शन हो जाता है ना तो हमारे गर्दन का सराउंडिंग एरिया थोड़ा स्वेल हो जाता है, नहीं सूजन आ जाती है। फंक्शन क्या लिम्फ का? लिम्फ फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं फैट्स को और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। कभी कभार लिम्फ और ब्लड का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, कोई 5 पॉइंट इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिम्फ जो है वो कलरलेस फ्लूइड है, ब्लड हमारा रेडिश कलर्ड फ्लूइड है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये बॉडी में डिफेंस के काम आता है क्योंकि इसमें WBCs होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र करता है और हार्मोन्स का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी। ये जो इसके अंदर प्लाज्मा होता है और लेसर अमाउंट ऑफ WBC इन प्लेटलेट्स होती है। इसमें प्लाज्मा भी होता है, RBC भी होता है, WBC और प्लेटलेट्स भी। ये ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ये लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है या हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लिम्फ प्लाज्मा लैक प्रोटीन, इसमें प्रोटीन्स नहीं होते, बट ब्लड प्लाज्मा हैज प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टिश्यू एंड सेल टू द ब्लड वाया लिम्फेटिक सिस्टम। ये न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से? ब्लड और सेल्स, ब्लड में से सेल्स को। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, एक ऑर्गन टू ऑर्गन देता है, ये ब्लड से सेल में देता है। द फ्लो ऑफ लिम्फ इज स्लो, द फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज फास्ट। क्लॉट स्लोली बिकॉज यहाँ पे फाइब्रोनेजन प्रेजेंट रहता है, लेस प्रेजेंट होता है। ये बहुत जल्दी क्लॉटिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रेजेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन ऊपर वाली डायरेक्शन में फ्लो करता है, बट हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलर मोशन में, यानी कि इस तरह से फ्लो होता है सर्कुलर मोशन में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब ये वाला पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको मेनली देखना रहता है कि हमारे प्लांट में पानी कैसे ट्रांसफ़र होता है और हमारे प्लांट में फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है। पानी और फूड का, पानी के लिए हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में जाइलम यूज़ होता है, फूड के लिए फ्लोएम यूज़ होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में वापस स्टडी करेंगे और ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, और पानी जो है वो सॉइल से ले लेता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल इज स्मॉल, अगर ये प्लांट का एक सेल और ये प्लांट का दूसरा सेल है तो वो फटाफट, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से इधर से उधर अपना सामान एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो सेल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डिफ्यूजन नहीं कर सकते ना इतनी दूर से, इसलिए इनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए पड़ता है कि ताकि इधर से उधर सामान जा सके। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर इन स्मॉल, लेकिन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। बट अगर डिस्टेंस जो है वो लार्ज हो जाता है, इफ द डिस्टेंस बिकम large between two cells because of changes in plant body design, diffusion or osmosis will not be sufficient। तो अगर उनकी जो बॉडी डिज़ाइन है उसके कारण दो सेल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है ना ये सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसके कारण अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर फॉर एसेंशियल इन सच कंडीशन। तो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत वहाँ पर इस कंडीशन में होती है। दैट आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? हमारा वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, इट कंटेन्स ऑफ, क्या क्या कंटेन करते हैं हमारा वेस्क्यूलर सिस्टम? इसमें होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। वो वाई डू प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम? प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज proportion of dead cell in many tissues, therefore plant have low energy needs, this means no rush to transport। अब देखो हमारा जो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर वो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स है ना ज़्यादा हिलते भी नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए उनकी जो बॉडी है ना उनको क्या बोलते हैं? therefore plants have low energy needs, उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है, इसलिए वो पानी और वाटर जो है ना वो अगर फास्टर रेट पे ना भी हो तो भी उनको चल जाता है।
अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब जाइलम भी क्या 4 चीज़ों से बना होता है, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। 9th क्लास में हमने अच्छे से देखा हुआ है। ट्रैकीड्स डेड, वेसल भी डेड, फाइबर भी डेड, सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन द जाइलम अकर ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर जा लेकर जाता है। एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप वो होता है, क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू जाइलम। अब जो जाइलम के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि अपवर्ड हो रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाएगा, ये होता है एसेंट ऑफ सेप। तो वाटर इन द ग्राउंड, वाटर इन द ग्राउंड गोज टू द रूट, एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर। तो क्या हमारा जो वाटर है, हमारा जो वाटर होता है वो ओरिजिनली है ना ग्राउंड में प्रेजेंट होता है। तो वो जो है ना रूट जो होती है, रूट्स वो है ना अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऊपर पहुंचा देती हैं। फिर जो रूट होती है, ये रूट से पानी अंदर जाता है और अंदर कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। फिर वो पानी और अंदर जाकर कॉर्टेक्स के सेल्स में चला जाता है। इट इज़ पुल्ड अप बाय द जाइलम टू द सेल्स ऑफ लीफ। फिर समझ लो ये तना है, ये रूट है और ये लीफ है ना यहाँ पर। तो पानी यहाँ से रूट से आया, फिर ये तने से पूरा जाइलम इसको पुल करता है और लीफ तक पहुँचा देता है। इट डिफ्यूजेस थ्रू स्टोमेटा एंड लीफ। द फोर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स द एसेंट ऑफ सेप इज रूट प्रेशर एंड अपना सक्शन पुल या फिर ट्रांसपिरेशन। तो हमारा एसेंट ऑफ सेप जो है ना उसमें जो हेल्प करता है वो कौन कौन हेल्प करता है? एक तो हमारा रूट प्रेशर हेल्प करता है और हमारा सक्शन पुल जो है ना, ये 2 चीज़ें हेल्प करती है। ठीक है, एक तो हमारा रूट प्रेशर एंड सेकेंड हमारा सक्शन पुल। तो रूट प्रेशर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वाटर एंटर्स इनटू रूट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अ प्रेशर इज जनरेटेड इन द रूट्स which help in transporting the water and the other ions from the soil in upward directions into the xylem. This hydrostatic pressure is known as root pressure. कुछ नहीं है, ये प्लांट है, ये रूट है, यहाँ पे पानी एंटर कर रहा है। तो ये पानी जो है ना ये एंटर करता है और भी पानी को अंदर आना है, तो और पानी ना ये ऊपर वाले पानी को धक्का देता है और पानी को आना है, फिर ये भी आएगा, तो ऊपर ऊपर से पानी को धक्का लगते जाता है। तो ये धक्का लगना पानी को रूट प्रेशर कहलाता है। जो धक्का लगाता है पानी को उसको वो कहलाता है रूट प्रेशर। तो ये डायग्राम रह गया था बताना, देख लो इस डायग्राम में क्या है। तो इस डायग्राम में एक जाइलम दे रखा है, जाइलम पे फोकस करना। अभी फ्लोएम जब फूड में बता दूंगा ना तब फ्लोएम पे ध्यान देना, अभी जाइलम पे देखो। तो जाइलम में क्या हो रहा है, पानी नीचे से आ रहा है और ये जो H2 है ना उसकी मूवमेंट ऊपर हो रही है। अपन देख सकते हैं ये रहा H2, इसकी मूवमेंट नीचे से ऐसे ऊपर ऊपर हो रही है। यहाँ ये लिखा हुआ ट्रांसपिरेशन पुल्स वाटर अप फ्रॉम जाइलम वेसल्स। ये अलग अलग है ना, ये एक एक जाइलम वेसल है, ये ट्रांसपिरेशन उसको पुल करती है। अभी हमने रूट प्रेशर देख लिया। रूट प्रेशर में हमने बताया था कि ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, पानी यहाँ से रूट से अंदर जा रहा है और पानी के मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है। तो ये अंदर लाने के लिए ये थोड़ा आगे आगे ऐसे पुश होता है, तो ये पुश होना ही रूट प्रेशर कहलाता है। अब सक्शन पुल भी देख लो, ट्रांसपिरेशन पहले। सक्शन पुल किसकी वजह से होता है? सक्शन पुल होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, इसलिए हमको ट्रांसपिरेशन देखना पड़ेगा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। सक्शन पुल क्या है? When water is lost from the surface of leaf due to the process of transpiration, a pulling force is developed inside the xylem tissues. This pulling force is known as transpiration pull. This force helps in upward movement of water in the xylem from roots to leaf. At the time of day, stomata are open, so transpiration or suction pull is major. At night, stomata is closed, so root pressure is major. अब तो पढ़ने में ही समझ आ गया होगा कि जब ट्रांसपिरेशन होती है ना तो पत्तियों में एक सक्शन पुल आता है। तो सक्शन पुल जैसे कि देखो, अब स्ट्रॉ जो होता है हम पानी में डालते हैं, तो स्ट्रॉ को हम जब सक करते हैं तो पानी का जो भी पानी जो होता है वो ऊपर आने लगता है।
तो जब हम सक करते हैं स्ट्रॉ में तो पानी ऊपर आने लग गया। वैसे ही जो लीफ होती ना, जब वो ट्रांसपिरेशन करती हैं तो इन्हें सक्शन फोर्स जनरेट करती हैं, जिससे रूट में जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। ये वाला डायग्राम अपने काम का नहीं है, बट ये 12th क्लास का है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखो पानी, ये रूट का उन्होंने बड़ा करके बताया। रूट में वाटर मॉलिक्यूल से ही ऊपर जा रहे हैं, सॉइल पार्टिकल है और ये रूट है। अरे ये जो दिख रहा है यहाँ से रूट अंदर आया, ठीक है। फिर हमारा जो ट्रंक है, ट्रंक में देखो ये ऊपर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। यहाँ से देखो पानी बाहर जा रहा है। जब पानी बाहर जाता है स्ट्रोमेटा से तो ट्रांसपिरेशन होती है, ये लिखा ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन हो रही है तो क्या जनरेट होगा, एक सक्शन पुल जनरेट होगा। तो ये जो सक्शन पुल जनरेट हो रहा है उसके कारण और पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। ये डिफाइन पढ़ा दी। हाँ, अब क्योंकि देखो ये सक्शन पुल तभी संभव होगा जब ट्रांसपिरेशन हो रही होगी। तो ट्रांसपिरेशन कब होती है? ट्रांसपिरेशन होती है या तो सिर्फ दिन में ही हो सकती है, क्योंकि तभी स्ट्रोमेटा खुलते हैं। रात में तो ट्रांसपिरेशन होती नहीं है, इसलिए डे टाइम में हमारा ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो भी मेजर फॉलो करता है और रूट प्रेशर भी, ठीक है। लेकिन नाइट में सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर काम करता है। डे में बोथ ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर, और रात में सिर्फ रूट प्रेशर काम करता है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द रूट्स। अब वो जो है ना अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कराने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प विथ टेम्परेचर रेगुलेशन। ये पानी जब बाहर फेंकता है तो पानी जो है लीफ की पत्तियों पे आता है और बाहर का टेम्परेचर कूल रहता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। सारा एक्सेस पानी बाहर निकल जाता है। लेंटिसिल्स क्या होते हैं? These are groups of loosely patched cells that have pores between them. ये देखो, ये दिख रहा है ना लूज सेल जिनके बीच बीच में पोर्स होते हैं। मेनली ये कैसे दिखते हैं हमको? अगर आप कोई स्टेम को देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ हमको स्टेम पे कुछ कुछ ऐसे होल्स दिखाई देते हैं। ये होल्स ही लेंटिसिल्स कहलाते हैं। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम कराता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम के अंदर क्या क्या होते हैं? सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो ये चार चीज़ें होती है उसके अंदर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा और फाइबर। फाइबर डेड होता है, बाकी तीनों चीज़ें लिविंग होती है। आगे देख लेते हैं ये रहा डायग्राम जिस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, बट पहले एक बार समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन फ्लोएम अकर इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जैसे कि अपने एसेंट ऑफ सेप पढ़ा, मूवमेंट ऑफ फूड एंड वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेस्कुलर बंडल। वैसे ट्रांसलोकेशन है ना, मूवमेंट, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विया फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखो, जो भी फोटोसिंथेसिस हमने करा तो जो भी प्रोडक्ट बने, तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है भाई? एनर्जी बनती है। तो वो एनर्जी और फूड जो है, मेनली फूड बोल, तो वो फूड जो है ना, वो समझ लो रूट को। अब ये पत्ती है, ये रूट्स हैं, तो ये पत्ती ने क्या फूड बनाया, और ये फूड जो है ना ये रूट को चाहिए। तो अब रूट को, क्योंकि रूट खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, वो तो ज़मीन के अंदर रहती है, तो ये पत्ती फ्लोएम की मदद से रूट को खाना देती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में यूटिलाइज होती हैं। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग द energy in the form of ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. The pressure moves the material in phloem to tissues that have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds where the energy is required. ठीक है। अब आते हैं हम एक्सक्रीशन पे। चलो फिर अब लास्ट लाइफ प्रोसेस भी देख लेते हैं। एक्सक्रीशन, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, अब लास्ट है एक्सक्रीशन। छोटी सी है,
तो स्टार्ट करें। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन से कभी कभार लोग इजेशन और एक्सक्रीशन को एक मान लेते हैं, लेकिन इसमें बस इतना फ़र्क है कि इजेशन यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड बॉडी वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से डिस्चार्ज करना, यानी कि बॉडी में से ही बाहर निकाल देना, वो कहलाता है इजेशन। लेकिन अगर हम रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, वो कहलाते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेशन यानी कि हमने जो डाइजेशन की लास्ट वाली स्टेप देखी थी वो, और एक्सक्रीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ही जो वेस्ट मटेरियल होगा वो अंदर ही अंदर बाहर निकल रहे हैं, एंड देन वो स्टोर होके फिर आखिरी में पूरी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इजेशन में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं प्रोडक्ट को, एक्सक्रीशन में बॉडी के अंदर ही वो बाहर निकाल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वेस्ट में क्या निकालते हैं ये लोग, ये अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं हम इजेशन में, और एक्सक्रीशन में हम वेस्ट में निकालते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या इजेशन कौन करता है, एनिमल्स करते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों करते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिक वेस्ट की बात हो रही तो मेटाबॉलिक वेस्ट देख लेते हैं भाई, जैसे कि CO2, एक्सेस वाटर, एक्सेस मिनरल सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। फ्रॉम द नोज हम क्या निकाल देते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम स्किन में से क्या हम एक्सेस वाटर को रिलीज कर देते हैं और सॉल्ट्स को भी रिलीज कर देते हैं, लेकिन एनस के द्वारा हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज कर देते हैं, और यूरेथ्रा से हम यूरिन रिलीज करते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर रहती है। देखो, CO2 नोज से बाहर आ जाता है, पानी जो एक्सेस वाटर और मिनरल सॉल्ट हमारी स्किन निकाल देती है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये हम यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं, और यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से बाहर निकलती है। और यूरिन बनती कैसे, अब हमको देखना है। यूरिन बनती है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, तो इन आवर बॉडी वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। ये जो है ये हमारी किडनीज है, दे आर लोकेटेड एट एब्डोमेन, हमारी एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। ये समझ लीजिए ये हमारा एब्डोमेन है, ये वाला, ये हमारा एब्डोमेन वाला एरिया कहलाता है। ठीक है, आगे दे ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमारी जो बैकबोन जा रही है ना उसकी एक साइड में ये और एक साइड में ये पाई जाती है। द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, जो हमारी राइट वाली किडनी होती है ये वाली, ये हमारी लेफ्ट वाली किडनी से थोड़ी लोअर होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा उसके ऊपर एक लीवर पाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर लीवर रहता है। द रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड इनटू द किडनी, यहाँ पे रीनल आर्टरी नहीं बनी, कोई बात नहीं मैं बना देता हूँ। ये भगवान इतनी बुरी, ये रीनल आर्टरी है, और रीनल वेन भी बना देते हैं। तो मेरी ड्राइंग है इतनी अच्छी, लेकिन ये टैबलेट पे स्क्रीन इतनी स्मूथ है, दैट इज़ वाई बनती नहीं है। तो रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी करती किडनी में, आर्टरी लेकर आती है, ब्लड किडनी में देती है, और फिर वेन जो है ना वो फिल्टर वाला ब्लड लेकर चली जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है, द रीनल वेन कैरीज द फिल्टर ब्लड आउटसाइड द किडनी, जो मैं बोलता हूँ हिंदी में भाई वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा रहता है। एक्सेस वाटर, टॉक्सिक वेस्ट, ये सब जो है ना वो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। यूरिन क्यों प्रोड्यूस होती है, ताकि हमारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट निकल सके बॉडी में से। ये होता है स्ट्रक्चर। ये हमारी रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, ये देखो ये रीनल आर्टरी लेकर आई अपनी यूरिन वाला गंदा ब्लड, ये यहाँ से ऐसे फिल्टर हुआ, अच्छा वाला ब्लड जो है वो लेकर चली जाती है हमारी वेन्स। अब हमारी ये जो ये है किडनी, यहाँ पर जो मेन इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हैव कप शेप्ड एंड, नेफ्रॉन के जो एंड्स होते हैं ना यहाँ पे कप्स लगे रहते हैं, जिनको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा नेफ्रॉन का ये एंड दिख रहा है ना कप शेप्ड, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं इन कॉइल ट्यूब्यूलर पार्ट, फिर उसके पीछे बोमेंस कैप्सूल के आगे पूरा ऐसा कॉइल ट्यूब्यूलर पार्ट होता है, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ थिन आर्ट्रियोल्स। इसके जैसे कि वेन्स के आगे वेन्यूल्स होते हैं, वैसे आर्टरी के आगे आर्ट्रियोल्स होते हैं। बड़ी वाली आर्टरी, उससे छोटी छोटी आर्टरियाँ निकल रही है तो वो कहलाती हैं आर्ट्रियोल्स। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस इज द फिल्ट्रेशन साइट ऑफ द नेफ्रॉन। ये समझ लो एक छन्नी की तरह होता है, ऊपर से चाय डालो तो पत्ती अलग हो जाती है, वैसे ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, इससे ब्लड पास होता है, जितनी भी गंदा फिल्ट्रेट है वो बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, फिल्टर ब्लड आगे बढ़ता है। ठीक है, द फिल्ट्रेट इज ट्रांसफर्ड इनटू द बाउमेंस कैप्सूल एंड पासेस थ्रू ट्यूब्यूल। फिर वो जो भी ग्लोमेरुलस लाया यहाँ पे ब्लड छन गया, और फिर ये बाउमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट जो है ये आगे बढ़ता है। ठीक है,
सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, पूरा का पूरा नेफ्रॉन ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है, ठीक है। ये हमारा ब्लड लाया, ये रीनल आर्टरी लेकर आई, इसने फिल्ट्रेट को बनाया और ये आगे पास हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 3 मेजर स्टेप होती है। पहला तो हमने देख लिया फिल्ट्रेट बनाना, फिर होता है हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर आखिरी में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाना मैंने बता दिया, ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट बनता है। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि और ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और एक्सेसिव सॉल्ट जो है पूरा ब्लड फिल्टर कर देता है और फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन्स कैप्सूल में एंटर हो जाता है। इट प्रोड्यूस 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट, 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन आपने ध्यान दिया इस फिल्ट्रेट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और अमीनो एसिड, मतलब वाटर और एक्सेसिव सॉल्ट तो है ही, लेकिन कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जैसे कि अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज भी चला गया है। तो ये तो भाई हमारे काम की चीज़ है, तो ये हम कैसे जाने थे। इसलिए जब हमारा फिल्ट्रेट बनता है ना, तो गंदी चीज़ों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी अपने साथ रख लेता है, तो वो हम जाने नहीं देते, वो हम वापस से बुला लेते हैं। तो उसको वापस से क्या है, ये पूरी जो ब्लड कैपिलरीज इसके आसपास, इसलिए नहीं कि बस डिज़ाइन लगाने के लिए, ये डिज़ाइन के लिए नहीं होती है, ये जो भी है ना ये वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट्स को। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंसेस जो होती हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी बहुत यूजफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, तो वो फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाय द कैपिलरीज अराउंड द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन के अराउंड जो कैपिलरीज है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर। अब देखो हमको जो वाटर चाहिए वापस से रीअब्सॉर्ब करना है वो किस पे डिपेंड करता है, भाई अपनी बॉडी पे। अगर हमारी बॉडी में पहले ढेर सारा पानी तो हम वापस से और पानी रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे, बोलेंगे जान दो पानी को। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पानी कम है तो हम रीअब्सॉर्ब करेंगे पानी, ताकि हमारी बॉडी की पानी की जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। सो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट आर इन द बॉडी में कितना है, एंड हाउ मच डिजॉल्व वाटर देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, कितना बाहर निकालना है। व्हेन आवर बॉडी हैज लेस वाटर, अगर कम पानी है तो रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है और हमारी जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड बनती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो लेस रीअब्सॉर्प्शन करते हैं पानी का और हमारी यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड बनती है या फिर लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनती है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, अब क्या होता है, ये देखो हमारा फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट ने क्या कुछ यूजफुल चीज़ें ले ली थी, फिर ये यूजफुल चीज़ें हमने वापस से ले ली। अब जब ये वापस लेते समय भी हम कभी कभार गलती से गंदी चीज़ें ले लेते हैं तो उसको वापस से सिक्रीट करना पड़ता है। तो यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर जो है ना और सॉल्ट वो वापस से सिक्रीट हो जाता है ट्यूब्यूल्स में। फिर कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यूरेटर से कनेक्टेड होती है। यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो यहाँ फिल्ट्रेट बना, ये गंदी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ें भी रख लेता है। ब्लड कैपिलरीज ने अच्छी चीज़ें ले ली, अच्छी चीज़ें लेते समय कुछ गंदी चीज़ें फिर वापस आ गई, तो एंड में वापस से ट्यूबुलर सिक्रीशन करके वो गंदी चीज़ें वहाँ पर दे दी। आखिरी में हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट सारे के सारे नेफ्रॉन्स की, भले 2 नेफ्रॉन्स की एक कलेक्टिंग डक्ट भी हो सकती है, जैसे कि एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा हुआ है ना इधर, वैसे यहाँ पर समझ लो दूसरा नेफ्रॉन होगा, यहाँ तीसरा। तो ये कलेक्टिंग डक्ट सारी यूरिन को कलेक्ट करती है, फिर ये कहाँ देती है, यूरेटर को दे देती है। यूरेटर से ये जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, नर्वस कंट्रोल मतलब कि ब्रेन से कंट्रोल रहता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। देखो ये जा रहा कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में, यूरेटर से जाता है ये हमारे क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, फिर ये जाता है यूरेथ्रा में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बना रखा है, ये हमारा यूरेथ्रा है पेनिस के अंदर, और जब हमारी यूरिन बाहर चली जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। आर्टिफिशियल किडनी देख लो, ये पूरा एनसीईआरटी में जो था ना वही का वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आर्टिफिशियल किडनी, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। अब हमारी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई या फिर वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है किडनी में, तो ये किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग को रोक देता है। दिस लीड्स टू द अकोमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अब किडनी वर्क नहीं करेगी तो पॉइजनस वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा होगा, विच कैन लीड टू डेथ, वहाँ से हम मर भी सकते हैं। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। अगर हमारी किडनी काम नहीं करी तो हम आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं। इन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलाइसिस। ये आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, हमारे बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ डायलाइसिस। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूब होते हैं जो सेमी लाइनर, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो हमारी बॉडी में से खून लेते हैं, खून जो जाता है वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में जाता है। डायलाइजिंग सोल्यूशन में क्या है, इससे बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये पूरा एक समझ लो ये कंटेनर है, इसमें खून आया, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में खून फ्लो कर रहा है और इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा है। तो इस खून में से जितनी गंदगी वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में चली जाएगी और जो है ना डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे यूज़ होता जाएगा।
और उसके बाद पूरा एक समय ऐसा आता है डायलाइजिंग सोल्यूशन में भी बहुत गंदगी आ जाती है, तो वो डायलाइजिंग सोल्यूशन हमको वापस से इकट्ठा करना पड़ता है और नया नया डायलाइजिंग सोल्यूशन अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, देखो खून आया, खून अंदर यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में फ्लो कर रहा है, सारी गंदगी उसने किसको दे दी, डायलाइजिंग सोल्यूशन को। कुछ यूजफुल प्रोटीन्स भी होते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन में, वो भी खून ले लेता है, तो अंदर बाहर चलता रहता है। तो और फिर जब डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गंदगी आ गई, तो डायलाइजिंग सोल्यूशन को फ्री कर देते हैं और अच्छा डायलाइजिंग सोल्यूशन डालते हैं। फिर फिल्टर करा हुआ ब्लड जो है वो वापस से बॉडी में चढ़ाते हैं। अब इतनी स्पीड नहीं होती, इसलिए उसको थोड़ा पंपिंग भी करनी पड़ती है, फिर हमारी बॉडी में चला जाता है। पेशेंट स्माइल कर रहा है। सो दिस कहाँ गया, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी सेमी परमेबल लाइनिंग मेम्ब्रेन्स होती है, सस्पेंडेड इन अ टैंक विद डायलाइजिंग सोल्यूशन। एक टैंक के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर डायलाइजिंग सोल्यूशन है। ये फ्लूइड जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो ब्लड का सेम होता है, ताकि ब्लड से जो गंदगी है ना वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में जा सके, डायलाइजिंग सोल्यूशन से जो अच्छी चीज़ है वो ब्लड ले सके। इसलिए इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, नहीं तो किसी एक का ज़्यादा होगा तो सब वही देगा, दैट इज़ वाई। आगे देखते हैं, except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient's blood is passed through these tubes, और पेशेंट का ब्लड इस ट्यूब से पास करते हैं। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। फिर जितना भी वेस्ट है वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर प्योरीफाइड ब्लड जो वापस से पेशेंट में भेज देते हैं। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, बिल्कुल किडनी भी यही काम करती है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इनवॉल्व। बट यार रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, हेल्दी एडल्ट की जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है किडनी का वो 180 लीटर पर डेली होता है ना, लेकिन हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। हम इतना फिल्ट्रेट बनाते हैं, 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन हम यूरिन कितनी करते हैं यहाँ तो 1 से 2 लीटर बस, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब। सोचो यहाँ उसने बना लिया फिल्ट्रेट 180 लीटर का, और यहाँ पर इतनी रीअब्जॉर्प्शन हो गई कि आखिरी में सिर्फ 2 ही लीटर की हम यूरिन प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो भी 1 से 2। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स लास्ट टॉपिक है, देन हमारा फाइनली लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स को भी करनी पड़ती गंदगी हटाने से, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेशन के थ्रू वो बनाती है, और ऑक्सीजन जो वो फोटोसिंथेसिस में बनाती है, और एक्सेस वाटर जो ट्रांसपिरेशन से वो कर लेते हैं लूज, ये सब के सब वो जो तीनों चीज़ें हैं वो स्टोमेटा की मदद से एक्सक्रीट कर देती हैं। दे ऑल्सो स्टोर लेटेक्स, रेजिन एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम सेल। जाइलम के जो सेल होते हैं ना, जाइलम पेरेन्काइमा, उसके अंदर ये लेटेक्स को स्टोर करती हैं। रेजिन यानी चिपकाने वाली जो चीज़ें आती है, रेजिन्स, एंड गम्स जो हम कभी कभार हम जिसके लड्डू भी बना के खाते हैं, ठीक है, गोंद बोलते हैं आई थिंक सो। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ दियर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। जो प्लांट है ना अपनी पुरानी पत्तियों को मुरझा के गिरा देते हैं, उस तरह से भी वो एक्सक्रीट करते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। प्लांट ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल। अब जो प्लांट है ना वो गंदगी अपने वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं, और कभी कभार वो अपनी गंदगी सॉइल में भी दे देते हैं। इसी के साथ फाइनली लाइफ प्रोसेसेस खत्म होता है। बहुत लंबा चैप्टर था आई नो, बट ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, क्योंकि ये जो है ना इसमें हमने जो भी पढ़ा हुआ हम पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। जितनी भी हमने जैसे कि न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एंड लास्ट में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। सर्कुलेटरी नया था, बाकी 3 तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। हार्ट मेनली नया था क्योंकि ब्लड हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लिम्फ भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा वो भी हमने 9th क्लास में। पूरी 9th ही रिपीट हो रही है एक तरीके से, 2-3 नई चीज़ें घुसा रहे हैं, बट इसी के साथ हमको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं इसके कारण, एंड आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा। बट फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। I hope you enjoyed this video and समझ आया होगा सब कुछ। Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.